नमस्कार, स्वागत आप सभी का। तो बाजार में सैंटा रैली फिर से जारी है। सैंटा शायद एक आध दिन के लिए कहीं घूमने चले गए थे, लेकिन आप इंडियन मार्केट्स में देखें, ग्लोबल मार्केट्स में देखें, फिर से सैंटा वापस आ चुके हैं। इनफैक्ट यूएस मार्केट्स में तो पिछले 9 सेशन से सैंटा रैली जारी है। हम थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए साइडवेज हुए थे। बहुत बहुत क्रिसमस की मेरी क्रिसमस टू ऑल आवर व्यूअर्स। साल का ये वो समय होता है जब मेरी क्रिसमस एंड वेरी प्रॉस्पेरस न्यू ईयर की विशेस के साथ इस शो को शुरू करना चाहिए। 4 बड़े ट्रिगर्स देखते हैं और आज के लिए कौन से सेक्टर और स्पेसेस पर नजर होनी चाहिए। मेरे साथ डिम्पी स्टूडियो में बने हुए हैं दिल्ली से। डिम्पी, मॉर्निंग एंड मेरी क्रिसमस टू यू टू। आपको भी मैरी क्रिसमस और हमारे सभी दर्शकों को इस बार मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये साल जाते जाते काफ़ी अच्छे नोट पे जा रहा है और साल के हम ऊंचाइयों पे ही आसपास हम जाके बंद भी हो रहे हैं। तो ये उम्मीद करते हैं ये सेंटा रैली सेंटा के मतलब क्रिसमस निपटने के बाद भी शायद कंटिन्यू होती हुई दिखे। खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ज़रा 4-5 जो ट्रिगर हमने फाइंड आउट किया ना, उसको हमने विंडो में डाला है। ज़रा आपको भी सामने रख देते हैं ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ, किस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है यूएस मार्केट्स के अंदर अच्छी बढ़त है। इसके पीछे के कारण क्या है? कल एक इंपॉर्टेंट डाटा यूएस के अंदर आया, उसका क्या मतलब है और इम्पॉर्टेंट डाटा है कौन सा? साथ ही क्रूड और गोल्ड के अंदर इस समय की चाल क्या चल रही है, ये भी हम आपके सामने इसी ग्लोबल मार्केट के सेटअप के अंदर रखेंगे। दूसरा, जोमेटो ने एक खबर मार्केट में चल रही थी शिप रॉकेट के अधिग्रहण को लेकर, उसका क्लैरिफिकेशन दिया है। तो इस पे जोमेटो पे कितना असर आएगा, आज थोड़ा कैलकुलेशन देखेंगे इसकी। अल कार्गो ने अपना जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसको थोड़ा अलग करने के लिए अप्रूवल दे दिया बोर्ड ने। अब आपको पता होना चाहिए गति भी अल कार्गो का ही पार्ट है। तो अल कार्गो गति अपने आप में जाइंट है लॉजिस्टिक सेगमेंट में, इसकी कोई भी खबर इंपॉर्टेंस रखेगी। दूसरी बात, आज आजाद इंजीनियरिंग के आईपीओ का आखिरी दिन है, तो इसकी सब्सक्रिप्शन के नंबर्स और इसके बारे में जुड़ी हुई कुछ और अहम बातें हम आपके सामने रखेंगे। तो 4 अहम ट्रिगर हैं जिसके बेसिस पर हम चलेंगे। और दूसरी बात, ये आज शुक्रवार का दिन है, 3 दिन की फिर लंबी छुट्टी होगी और फिर अगला हफ्ता फिर डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी है। तो वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहेगी। ये मैं अपनी तरफ से 5वीं विंडो भी डोमेस्टिक मार्केट की भारतीय बाजारों में लगा देता हूँ। अब जरा प्रियंका के पास वापस चलते हैं और उनसे जरा ग्लोबल मार्केट्स के बारे में पता कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में प्रियंका, कल क्या हुआ कि यूएस को अच्छे नोट पे बंद होना पड़ा? बिल्कुल। इनफैक्ट वहां पर आप देखें ना तो जीडीपी, एक तो आज तो एक बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर है ही, वहां जीडीपी का एक इंडिकेटर, ये बड़ा रीजन भी रहा। और आप फिर से 9 दिन के बाद, 9 दिन लगातार आप देखें तीनों इंडाइसेस में 8 हफ्ते से लगातार आप पॉजिटिव सेंटिमेंट देख रहे हैं और 1 से 3% तक की तेजी आपने नैस्डैक में, एसएनपी में देखी है। बड़े रीजन जो है ना इकोनॉमिक इंडिकेटर, बॉन्ड यील्ड आप देखें 3.8% हो गया, 3.9 से भी नीचे आ चुका है। डॉलर इंडेक्स 102 से नीचे है। ये तो बड़े इंडिकेटर्स है जिसके चलते आप देख रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में भी फ्लोज बने हुए हैं और रेट कट की जो एंटिसिपेशन है, ट्रिगर्स वही हैं डिम्पी, कोई बड़े बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन आज एक और ट्रिगर आना है फ्राइडे को, वो है पीसी का डेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट गाउज होता है। और कहीं ना कहीं यूनानिमस सा एक व्यू बनता जा रहा है कि रेट कट अब जल्दी इन द बैग है। साल की शुरुआत में फर्स्ट क्वार्टर में शायद पहला एक रेट कट आ जाए और इसी एंटिसिपेशन में आप यूएस मार्केट्स को रैली करते हुए देख रहे हैं। कुछ और बड़ी जो वहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए कल हमने देखा, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स वहां पर नहीं चले थे, वहां पर भी बड़ी आपको तेजी दिख रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार 6 हफ्ते से आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिटर्न वहां देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक जरूर सॉफ्ट हुए क्योंकि थोड़ी गाइडेंस वीक थी नाइकी की तरफ से, वो एक्सटेंडेड आज में 11-11.5% टूटा, तो इस पर एक नजर रहेगी। साथ ही वो जो रेड सी में कंटेनर फ्राइट प्राइसेस हैं, वहां पर थोड़ा सा एक जरूर नजर बना के रखना चाहिए क्योंकि वहां पर अभी तक मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से आपको अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बॉन्ड यील्ड नीचे है, डॉलर इंडेक्स नीचे है, तो ये सारे रीजंस है कि आप इक्विटी मार्केट्स के लिए, इंडियन इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी एफआईज और एफपीआईज के फ्लोज देखते रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये लास्ट हफ्ता भी है साल का, तो देखना होगा कि इस वक्त क्या थोड़ी सी डलनेस भी दिख सकती है मार्केट में। ये तो बात हुई ग्लोबल मार्केट्स की, अब इंडियन मार्केट्स को भी डिस्कस करते हैं। डिम्पी, आपको याद होगा हम 2 दिन से यही बात कर रहे हैं कि अगर बाजार में खैर कोई बड़ा डिप आया भी नहीं था, 100-125 पॉइंट का ही डिप आपको निफ्टी पर दिखा होगा। हालांकि भले ही 500 लगभग 400-450 पॉइंट्स आप 2-3 दिन में करेक्ट हुए हो, लेकिन डिप जो थे एक बार में शैलो डिप थे और बहुत जल्दी रिकवरी भी हुई। और हमने कल भी इंडियन मार्केट्स में इसी तरह का सिनेरियो देखा। क्या हमने श्रग ऑफ कर दिया सारे वीकनेस के साइन और अब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं? कौन सी स्ट्राइक्स में सबसे अच्छा एक्शन दिखा आपको? देखिए, मैं एक ही लेवल के साथ ही आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा। वो ये है कि 302 पॉइंट हम टूटे थे जिस दिन मार्केट के अंदर लग रहा था कि करेक्शन शुरू हुई है।
कल मार्केट के अंदर जो रिकवरी हुई है वो 100 पॉइंट की हुई है। तो इसका मतलब 200 पॉइंट अभी भी हम उस जगह से बाकी हैं जिसको हमको कवर करना है, जहां से हम एक्चुअली में टूटे थे। ये 200 पॉइंट क्या है? ये 200 पॉइंट आज का ट्रेड है, सिर्फ ये आज का ट्रेड है। तो आपको पूरी बात पता लग गया होगा कि जहां से हम टूटे, कल एक राउंड यानी कि 1/3 हमने कवर किया, 2/3 कवर करना भी बाकी है। तो वो हो सकता है आज ही आज में मार्केट कवर कर दे, या तो मंडे तक या ट्यूसडे तक भी ड्रैग करके ले जाए। कहने की बात यह है कि अगर आप निफ्टी पे देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग हुई है और ये 8% ओपन इंटरेस्ट के साथ हुई है। वैसे देखा जाता तो एक्सपायरी अगर सामने नहीं होती तो मेरे लिए 8% बहुत बड़ी बात होती है, और मैं डंके की चोट पे कहता कि अब आप 21,800 की तैयारी कर लो, क्योंकि ये एक्सपायरी वाला वीक है और बाजार को अपना ओपन इंटरेस्ट को लाइट करना होता है, अगली सीरीज में रोल करना होता है। इसलिए ये ओपन इंटरेस्ट 8% का आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, जबकि प्राइस एक्शन उतना ज़्यादा नहीं है। ये पहला पॉइंट नोटिस करने वाला। दूसरा पॉइंट है कि अब आप जो ये बेस है वो वापस से फिर से तैयार हो गया। जैसे हमने कल कहा था कि 21,000 को बाजार अपना बेस बनाएगा, 20,800 को स्टॉप लॉस रखो आप। तो कल मार्केट ने बेस बना लिया, अब चलना शुरू कर रहा है। तो अब मैं नए और पुराने दोनों वालों के लिए निफ्टी का क्लियर कर देता हूं। जिनके पास पुरानी निफ्टी अभी भी पड़ी हुई हैं, कल परसों तरसों उन्होंने 21,000 को अपना बेस माना और वो नहीं टूटा उनसे, और उन्होंने मेंटेन रखा उसको क्लोजिंग बेसिस पर, तो उनकी जर्नी फिर से शुरू हो गई है। ये जर्नी जाएगी कहाँ तक? ये जर्नी वहीं तक जाएगी जहाँ से हम वापस आए हैं, यानी कि 21,000, 450, 500। अगर आप सपोर्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो आपको रेजिस्टेंस को भी इंपॉर्टेंस देनी होगी। ये पार्शियलिटी नहीं चल सकती। दूसरी बात, क्योंकि पार्शियलिटी इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत जल्दी जल्दी बदलाव होता है। पहले आप निफ्टी के लेवल नोट कीजिए। हमने 400 और 500 रेजिस्टेंस एरिया आपके लिए नोटिस करवाया, क्योंकि कल अच्छी क्लोजिंग मिली है 21,200 के ऊपर, तो 21,100 और 21,000 ये आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा। अब मैं इसकी रीजन बता देता हूँ कि क्यों रेजिस्टेंस भी आपका बार बार पक्का हो जाएगा। उसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली बड़ी वजह है पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो ना बहुत स्पीड से ऊपर नीचे कर रही है। कल में 0.66 थी, एकाएक थोड़ी सी रिकवरी आई है निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखो 300 350 पॉइंट, तो इसने एकदम से अपने पीसीआर को वापस से शूट करके फेयर कर दिया। ये ना इतनी जल्दी जल्दी होता नहीं है पुट कॉल रेशो में चेंज, लेकिन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट बहुत जल्दी वीक भी हो रहा है और बहुत जल्दी हैवी भी हो रहा है। तो मार्केट अपने आप को चर्न करेगा। ये पुट कॉल रेशो से आपको निफ्टी हैवी और बैंक निफ्टी हैवी या लाइट की पोजीशंस पता लगती हैं। तो ये एक पहला पॉइंट था। दूसरा, एफआईएस की होल्डिंग 65%, 66% लॉन्ग है। तो कल उन्होंने माल काटा नहीं बल्कि 1% से और बढ़ाया। डीआईज बढ़ा चुके हैं, एफआईएस रिटेलर काट रहे हैं। रिटेलर की होल्डिंग 40% से भी नीचे गिर गई है। तो ये ठीक है, आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं होगा, बट फिर भी रिटेलर्स जैसे से कम होगा ना 20% तक ही कम हो सकता है, और एफआईएस 75% तक ही जा सकता है। तो मोटा मोटी निफ्टी का तो ये पॉइंट है। अगर आप कहेंगे तो मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी आपको पॉइंट बता देता हूँ। एब्सोल्युटली, शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड दिखा। बैंक निफ्टी को भी बताएं आप कि वहां पर किस तरह का एक्शन देखने को मिला। देखिए, कल इंपॉर्टेंट ये था बैंक निफ्टी ने, क्योंकि 47,800 के नीचे उसने क्लोज किया था और कल उसने 47,800 के ऊपर क्लोज किया है। तो नीचे और ऊपर की क्लोजिंग ने रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर दिए। आपने कई बार टेक्निकल एनालिस्ट को ये बात कहते हुए सुना होगा कि पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन गया, पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन गया। तो कल जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो अपने सपोर्ट के ऊपर हुई है, तो बाजार ने अच्छा काम किया। दूसरा, 3.6% की शॉर्ट कवरिंग है। तो पेंडिंग एरिया कहाँ है? पेंडिंग एरिया भी बैंक निफ्टी के अंदर है। एक तो 12 शेयरों का इंडाइसिस है, स्पीड से चलने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन कल आप बैंक निफ्टी पे भी देखेंगे तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है, मैं उसको खराब नहीं मानूंगा। दोनों ही केसेस के अंदर वो अपने रेजिस्टेंस एरिया पे आके रुकेगा। इसका रेजिस्टेंस क्या है? इसका रेजिस्टेंस आपको स्टॉप लॉस और टारगेट में मिलेगा, प्लेट भी आ जाएगी। वो है 48,300 से 48,500 वाली रेंज। वहां से वो रेजिस्टेंस करना शुरू करेगा। तो आप जो भी ट्रेड करें, मैं आपको परमानेंट तेजी के बारे में नहीं बोलूंगा, बट उस अपॉर्चुनिटी के फायदे के बारे में जरूर बोलूंगा। जैसे कल आपने पुल बैक का फायदा लिया, आज भी इस पुल बैक का फायदा आप लीजिएगा। एक और चीज, मार्केट फिर से गैप कर रहा है। ये गैप ना अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। कल गैप डाउन हुए तो आपको क्या फेयर वैल्यू मिला, आपने तुरंत माल भरा और आपको इंट्राडे गेन हो गया। अगर आज गैप बहुत बड़ा होगा ना तो फिर आपके ज्यादा काम का नहीं, अगर गैप छोटा होगा तो फिर आपके काम का है। तो ये बात भी मैं आपको बैंक निफ्टी के हिसाब से बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी जिनके पास पड़ी है उनको तो ट्रेल करना है, जिनके पास नहीं है छोटा छोटा एक स्टॉप लॉस लगा के एंट्री जरूर लो। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ जब तक चल रहा है।
ओके ठीक है। और स्टॉक कौन सा नजर में रखना है, क्योंकि बैंक्स जिस तरह से रिकवर हुए, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, हालांकि पब्लिक सेक्टर लेंडर का एसबीआई भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आप एक स्टॉक जो रेकमेंड कर रहे हैं, क्या बैंकिंग स्पेस से ही आज रेकमेंड कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने उसी जगह पे हिट किया है जिसके बारे में मैं बात भी करना चाहता था। कल जो आपको डिफरेंस दिखा होगा सरकारी और निजी बैंकों का होगा, ये ना डिफरेंस बहुत दिनों तक आप चला नहीं सकते अगर आपको बैंक निफ्टी को मूव करना है। तो इसलिए निजी बैंकों का अंदर आना या साथ देना बहुत ज़रूरी है। उसमें से कोटक, आईसीआईसीआई, इंडसन, इन तीनों पे दारोमदार काफ़ी ज़्यादा होता है। कोटक बैंक ना एग्रेसिव शेयर नहीं है। देखिए, मैं को ना एग्रेशन इस समय पसंद नहीं है। वो इस समय एग्रेशन इसलिए पसंद नहीं क्योंकि आप बहुत ऊपर हाइट पे खड़े हुए हो। एग्रेशन तब दिखाओ जब बाजार गिरता है। एग्रेशन तब नहीं दिखाना चाहिए बाजार जब चलता और रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है। इसलिए मैंने वो शेयर चुना है जहां पर एग्रेशन और डिफेंसिव दोनों का कॉम्बो आपको एक साथ मिल जाएगा। ये डिफेंसिव शेयर भी है क्योंकि अपनी दोनों एवरेजेस के ब्रेकआउट के ऊपर खड़ा हुआ है। 50 दिन और 200 दिन दोनों लाइन हमने ड्रॉ की हुई है। ज़्यादा तेजी से चलेगा नहीं क्योंकि अब तक की हिस्ट्री ये कह रही है कि बार बार आके एक ही जगह पर आके रुकता है। तो ये जो गैप वाला एरिया है ना, जहाँ पे ऊपर आप रेड लाइन से हमने लगाई हुई है सभी टॉप्स को हिट करते हुए, ये यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए छोटा ट्रेड है, आराम से रखने का ट्रेड है। 3 दिन आपको एंजॉयमेंट करनी है, तो ऐसा कोई भी सिरदर्द वाला सौदा ना लेके जाएं। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ऑनरशिप ठीक है, प्राइसिंग ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है और धीरे धीरे करके चर्निंग का बेनिफिट भी इनके हक में आ सकता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक आज हमारी तरफ से इकलौता बैंक है जिस पे आज हम थोड़ा आपको फोकस कराना चाहते हैं। कल भी कुछ लॉन्ग पोजीशंस इसके अंदर बनती हुई दिखी और ध्यान रखा जाए अभी ना पोजीशंस थोड़ी रोल नहीं हुई हैं, तो ये ट्यूसडे वेडनेसडे को रोल ओवर ज़्यादा अच्छे से आएगा, इसलिए मैंने रोल ओवर का डाटा आपको दिया नहीं। तो ट्यूसडे वेडनेसडे आप और देखना, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स आपको और भी मिलेंगे। ओके ठीक है। तो बैंकिंग स्टॉक्स पर तो नजर रखनी चाहिए। शॉर्ट कवरिंग आपको क्लियरली निफ्टी में, बैंक निफ्टी पर देखने को मिली है। एफआईस की भले सेल्फ फिगर हो, लेकिन डीआईएस का फिर से एक बाय फिगर दिखा है लगभग 1400 प्लस करोड़ का। तो आज ट्रेड कहाँ कहाँ बनता है ये भी समझ लेते हैं। इनफैक्ट थोड़ा सा और स्प्लिट भी लेते हैं। इंडेक्स ऑप्शन में फिर से बिकवाली की है एफआईस ने, स्टॉक फ्यूचर्स में भी थोड़ी सी बिकवाली किया है। तो कहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है एफआईस की तरफ से भी, ये भी समझते हैं। हमारे साथ संतोष मीना, कपिल शाह और अक्षय भागवत और आयुष मेहता चारों हमारे साथ रेडी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज चलिए आयुष से स्टार्ट करते हैं। आयुष सुबह सुबह आए भी हमारी रिक्वेस्ट पे। आयुष मॉर्निंग, ये जो शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पर, ऊपर की और कितनी चाल और दिखती है, और साथ ही बड़ा रेजिस्टेंस इस वक्त कहां पर बाजार फेस कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड टू ऑल द व्यूअर्स। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में नो डाउट कल के गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक सुबह एक अच्छा हमने मूव देखा और शाम तक उसने अपने आप को ऊपर ही रखा है। निफ्टी में जो ऊपर में रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो 21,400 के आसपास का बन के आ रहा है, जो तकरीबन यहाँ से 120 पॉइंट दूर है। जो मुझे लगता है कि वहां तक एक बार निफ्टी आराम से लेके जा सकती है। अगर 21,420 430 का लेवल जैसे निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करता है, ऊपर में 21,500 का गैप रेजिस्टेंस है, जो वहां से मेरे को लगता है वहां निफ्टी एक बार थोड़ा अटक सकता है और वहां से थोड़ा साइडवेज हो सकता है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कल लोअर लेवल से काफी अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिला है और बैंक निफ्टी में जो अपसाइड रेजिस्टेंस है वो है 48,300 के आसपास। जैसे ही 48,370 300 का लेवल बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ता है, बैंक निफ्टी एक नए लेवल में चला जाएगा, जो कि ऊपर में बैंक निफ्टी को 48,800 से 49,000 तक के लेवल्स भी लेके जा सकता है। आज के अगर मेरे स्टॉक्स की बात करें तो मेरे यहाँ से दो कॉल्स है। एक है बाय कॉल है मेरा एचडीएफसी बैंक पे। अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो गिरते हुए बाजार में भी एचडीएफसी बैंक ने अपने आप को होल्ड करके रखा है। इसमें एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है अपने डेली चार्ट पे और उसने अपना ब्रेकआउट दे चुका है। एक वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और कल इंट्राडे क्लस्टर रेजिस्टेंस को निकल के स्टॉक ने अपने क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही दी है। तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक को यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1775। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बने वो 1640 का रहेगा। सेकंड स्टॉक मेरा एक शॉर्ट कॉल है। इनकेस अगर हम प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं तो एक शॉर्ट कॉल डेफिनेटली होना चाहिए। तो शॉर्ट कॉल है मेरा एमएनएम पे। एमएनएम की अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन है, एक 20 डे मूविंग एवरेज का स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया है और उसी का कल उसने रीटेस्ट किया है और रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मुझे लगता है कि एमएनएम को यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए। यहाँ पे जो आपका टारगेट बन जाएगा वो 1550 का बन जाएगा और स्टॉप लॉस होगा 1680 का। एमएनएम में एक और चीज, एक नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस है और जैसे ही स्टॉक 1610 के नीचे चलेगा स्टॉक में और प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो आपने एक सेल कॉल भी अपनी किटी में आज रखी है, लेकिन बाय कॉल एचडीएफसी बैंक पर, हैवी वेट पर, और वो हैवी वेट जिसने बैंक निफ्टी को ज्यादा गिरने भी नहीं दिया, बड़ी स्ट्रेंथ दी,
रिलायंस ने निफ्टी पर और एचडीएफसी बैंक ने, जिसके बाद हमने एक अच्छा पुल बैक भी देखा। बैंक्स में सभी बैंक्स ने, इनफैक्ट पब्लिक लेंडर्स ने भी पार्टिसिपेट किया और आप ये रिकवरी का बाउट देख रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बाकी एक्सपर्ट्स के साथ भी ट्रेडिंग की राय लेते हैं। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। अक्षय, बताएं आपके आज के ट्रेड्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग और मेरी क्रिसमस प्रियंका जी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज के जो मेरे दो ट्रेड रिकमेंडेशन है हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस से है, दोनों बाय की तरफ है। तो पहला रिकमेंडेशन है अपोलो हॉस्पिटल में, जहां पे कल एक तेजी का रुख देखने को मिला था। लॉन्ग एडिशंस पॉसिबली थोड़े दिखने को मिले हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के सेगमेंट में। एक 5400 का बेस बनाने के बाद स्टॉक उसका अपर एंड ऑफ द रेजिस्टेंस जो है 5600 वो पार करने की कोशिश करेगा। तो आप अपोलो हॉस्पिटल्स बाय कीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 5562, स्टॉप लॉस बनाइए 5467 की। और दूसरा रिकमेंडेशन मेरा है जाइडस लाइफ की, जहां अगेन ये फार्मा स्पेस से है और मेरा मानना है कि थोड़े से जब भी मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ जाएगा, कल हमने देखा फार्मा बहुत बढ़िया तरीके से ओपनिंग ट्रेड से लेके पूरा दिन अच्छी तरीके से चला, लॉन्ग एडिशंस देखने को मिली थी। तो जाइडस लाइफ में भी वही तरीके का तेजी शायद अब हमको देखने को मिले आगे जाके। तो बाय कीजिए जाइडस लाइफ, टारगेट बनाइए 712 की, स्टॉप लॉस बनाइए 654 की। इंटरेस्टिंग सर, आपके दोनों फार्मास्यूटिकल से जुड़ी हुई कंपनी, एक हेल्थ केयर की है अपोलो हॉस्पिटल, दूसरा जायडस लाइफ साइंसेज। और आयुष का ट्रेड जो एचडीएफसी बैंक है ना, आयुष आप मानेंगे अगर मैं कोटक नहीं देता, मैंने एचडीएफसी चुना था, बट इतना बड़ा शेयर है ना, ये हैंडल नहीं करता और मार्केट को कई बार ऊपर नीचे कर देता है। तो इसलिए आपकी इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो इसलिए आपने अच्छे से इसको चुना। हमने इसको थोड़ा सेकंड राउंड वाला शेयर चुना, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसलिए एचडीएफसी और कोटक दोनों पे आप ध्यान रखिएगा। बैंकिंग के आपको भी और स्टॉक्स भी मिलेंगे, देखिएगा आप। कपिल भी हमारे साथ हैं और संतोष सर भी हमारे साथ हैं। संतोष सर, गुड मॉर्निंग एंड मैरी क्रिसमस। जरा आप बताएं आपके शेयर कौन से हैं सर? यस, गुड मॉर्निंग एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। सो मेरे जो दो ट्रेड्स है दोनों ही बाइंग साइड के। पहला मेरा मेटल स्पेस से। मेटल स्पेस में ओवरऑल पहले अच्छी स्ट्रेंथ थी, परसों के फॉल के बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास आया था निफ्टी मेटल इंडेक्स, वो कल एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। तो नेशनल एल्यूमिनियम है, आज वो बेंच से भी बाहर आया है। लास्ट टाइम जब ये बेंच से बाहर आया था तो स्टॉक में हमने 8-10% का मूव देखा था। हो सकता है सिमिलर मूव देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। सपोर्ट के पास से बाउंस बैक कर रहा है, 116 का टारगेट रहेगा एंड 108 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा जीएमआर इंफ्रा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर था, तो और एक पुल बैक वेट ही कर रहे थे कि आए और नीचे से बाइंग के मौके मिले। 2 दिन में हमको एक पुल बैक देखने को मिला और अब ये सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। 70 के पुट राइटर भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। ऊपर में टारगेट रहेगा 77 का, स्टॉप लॉस रहेगा 72 का। ठीक है। ये जो 10 शेयर एफ एंड बैन में थे ना, आज घटकर 8 शेयर एफ एंड बैन में हो गए और नाल्को उससे बाहर निकला है। तो आप नाल्को सर की लिस्ट में देख पा रहे हैं, जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा, जैसे आप इसको बोलना चाहें बोले, इसका नया नाम हो चुका है। तो ये भी एक आपकी लिस्ट में, और बीच में इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी जीएमआर में काफ़ी हुई, आपको इसके बारे में थोड़ा पता भी होगा। कपिल शाह भी हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा ले लेते हैं उनके ट्रेड। कपिल, गुड मॉर्निंग एंड मैरी क्रिसमस। ज़रा बताइए आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट काफी ऊपर में एक्सचेंज लेवल है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो अपने बॉटम साइड से रिवर्स कर रहे हैं और वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी भी हमें देखने मिल रही है। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला ध्यान कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स पे जाता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स मार्केट से काफी अंडर परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने रिसेंटली फिर से एक मोमेंटम पिक करना स्टार्ट किया हुआ है। तो इतनी चली हुई मार्केट में भी अभी यहाँ पे हमें फ्रेश अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ने बीएससी का जो इंडेक्स है वहां पे 2 साल का हमने ब्रेकआउट भी देखने मिला हुआ है। तो वहां पे मैं स्टॉक का चुनाव करता हूं तो मेरे ध्यान में वोल्टास स्टॉक आता है। और वोल्टास का मैंने एक पैटर्न देखा हुआ था कि पिछले 10 साल में इसके 3 मेजर करेक्शन आए थे और तीनों के तीनों मेजर करेक्शन आपके 40-45% के अराउंड के थी। तो यहाँ पे आपको मोमेंटम भी मिल रहा है और आपको कहाँ ना कहाँ पे एक वैल्यू बाय जैसा भी एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो वोल्टास यहाँ पे मेरा एक बाय का व्यू पर रहेगा, क्योंकि उसने काफी टाइम के कंसोलिडेशन प्राइस का ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। और ये सिर्फ वोल्टास ही नहीं, उसके जो पीयर कंपनी है लाइक क्रॉम्पटन है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक है, सभी में एक काउंटर में मोमेंटम आ रही है। तो एक सेक्टर स्पेसिफिक टेलविंड मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो वोल्टास 942 पे बाय करना चाहिए, 900 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट हमें 1050 के देखने मिलेंगे। और उसके दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो एक कैस्ट्रोल कैस्ट्रोल का है। तो कैस्ट्रोल का भी काफी अंडर परफॉर्म किया हुआ था, लेकिन अभी रिसेंटली काफी बड़ा बेस बना के स्टॉक प्राइस में काफी चाल हमें देखने मिल रही है। स्टॉक प्राइस पहले नहीं मूव कर रहा था, लेकिन आज के दिनों में 3-4% ऑन डे ऑन डे बेसिस पे मूव कर रहा है। तो कैस्ट्रोल इंडिया पे 152 के लेवल पे मेरा बाय का व्यू रहेगा, 146 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 162 के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है। अगर कोई
व्यूअर इसको पोजिशनली भी होल्ड कर सकता है, तो बड़े टारगेट के लिए भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। जी। बढ़िया। तो आपने वोल्टास भी दिया सर। कल ही हमने वोल्टास दर्शकों को नोटिस कराया और कई बार हम इसके बारे में बता भी चुके हैं कि बेहतरीन शेयर है, आप इसको प्लस करके रखें। और मेरे को तो 1300-1400 भी शेयर हो जाए तो मेरे को हैरानी नहीं होगी, मैं कई बार ये बात बता भी चुका हूँ। तो वोल्टास एक स्ट्रक्चरली बहुत ही बढ़िया एक बेस बनाने के बाद चलता हुआ शेयर है। और ये परसों जब बाजार गिर रहा था तब ये 3% ऊपर था, तो शेयर कल 1.5% और ऊपर हुआ। तो कल का गेन भी आप जोड़िए जो हमने कल आपके सामने बात रखी थी। तो वोल्टास, कैस्ट्रॉल हो गया कपिल सर की तरफ से, संतोष जी ने दिया है नाल्को, जीएमआर इंफ्रा। सबको दिखाते जाइए, कहीं भी स्टॉप लॉस टारगेट कोई छूटे नहीं और मार्केट के अंदर अच्छे से काम हो जाए। उसके बाद अक्षय की कॉल्स दिखाइएगा संतोष सर के दिखाने के बाद। अक्षय की कॉल्स में दिखेगा अपोलो हॉस्पिटल, जायडस लाइफ साइंसेज, और आयुष ने आपको जो शेयर्स दिया उसमें एक HDFC बैंक है और इकलौता शॉर्ट है M&M। इकलौता शॉर्ट M&M भी है आज लिस्ट में। तो 4 मेहमानों की 8 कॉल, 7 बाय, 1 शॉर्ट कॉल है। अब मेरे साथ शरद मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे हम 2 हिस्सों में जानकारी लेंगे। पहला एक तो स्टॉक्स इन न्यूज़ और दूसरा IPOs के बारे में। शरद गुड मॉर्निंग। जरा पहले आप स्टॉक्स इन न्यूज़ के बारे में बताइए, फिर IPO की चर्चा करेंगे सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले जो है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का जो है पूरा रीस्ट्रक्चरिंग का जो है अनाउंसमेंट आया है। इसमें जो उनकी इंटरनेशनल बिजनेस है उसको सेपरेट किया जाएगा और अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की तो आपको एक शेयर मिलेगा आपके इस नए आइडेंटिटी की। अब याद रखिए कि इसमें ओवरऑल जो है 1:1 रेशियो ज़रूर है। जो सेपरेटेड बिजनेस रहेगा जो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में रहेगा वो रहेगा एक्सप्रेस और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स का। और हमें पता है कि गति जो है ऑलरेडी अब्जॉर्ब होने वाला है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में। अगर सिंप्लीफाई करें तो अगर आप 10 शेयर होल्ड करते हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में तो गति के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 63 शेयर्स जो है मिलने वाले हैं। हालांकि थोड़ी सी जो है डाइल्यूटिव ज़रूर गति की शेयर होल्डर्स को लग रही है इस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पे, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करें तो कंपनी के अब 4 भाग हो जाएंगे लिस्टेड के। एक तो हमें पता ही है टर्मिनल और रियल एस्टेट बिजनेस अलग अलग लिस्टेड है, अलग से जो है ये इंटरनेशनल बिजनेस लिस्ट होगी और जो बची हुई है गति के साथ ये जो 2 बिजनेसेस वो जो है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स रहेगी। तो यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग जो है कंपनी कह रहे हैं होने वाली है। दूसरा स्टॉक रहेगा एमी ऑर्गेनिक्स। यहाँ पे हमने देखा प्रमोटर ने लगभग 12% स्टेक कल ओपन मार्केट में बेचा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बायर्स आए वो इंक्लूड करते हैं बोफा सिक्योरिटीज़, मलाबार फंड, गोल्डमैन सैक्स और वैल्यू क्वेस्ट एडवाइजर्स जैसे दिग्गज प्लेयर्स। MOIL भी फोकस में रहेगा। उन्होंने जो है बयान लाया है कि 2023 में जो उनकी सेल्स हुई थी वो सबसे बड़ी सेल्स 16 साल में जो है देखने मिली थी। जोमेटो में भी जो है कल न्यूज़ फ्लो आ रही थी कि वो अक्वायर कर सकते शिप रॉकेट को $2 बिलियन से, लेकिन अब जो है क्लैरिफिकेशन आया है कि ये जो एक्विजिशन की रिपोर्ट्स है उन्होंने डिनाई किया है और कंपनी जो है अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस पे ही फोकस करेंगे और अभी कोई एक्विजिशंस का प्लान नहीं है। LIC भी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि गवर्नमेंट ने ग्रांट किया उन्हें 1 टाइम एग्जेम्पशन और वहाँ पे जो पब्लिक शेयर होल्डिंग होती है 25% की जो गिराने वाली जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग चाहिए उसको जो है एक्सटेंड कर दिया 2032 तक। यानी कि अपना जो स्टेक है गवर्नमेंट गिरा सकती है 75% तक और ये चल सकता है अगले 9 से 10 साल तक। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया है। GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा में NIF ने लगभग 675 करोड़ डाला है उनके विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और वही ओरिएंटल रेल इंफ्रा हालांकि है तो 1150 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, लेकिन जो प्रेफरेंशियल और वारंट के जो इशू आई है 215 करोड़ की, उस अलॉटी के लिस्ट में जो है एक इम्पॉर्टेंट नाम आया है वो है मुकुल महावीर अग्रवाल का, जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर है शेयर मार्केट में। इंडियन बैंक में जो है इंस्टीट्यूशनल देखने मिला फ्लो। BNP पारिबास ने लगभग 8 लाख शेयर्स की एक्विजिशन किए। और आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है सुवेन फार्मा। यहाँ पे हिमांशु अग्रवाल को जो है CFO अपॉइंट किया गया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने लीडरशिप पोजीशंस एज अ ग्रुप CFO बेनेट कोलमैन में, होतामा की, एक्सो नोबल इंडिया और एस्ट्राजेनेका फार्मा जैसे दिग्गज MNC कंपनीज में लीडरशिप पोजीशंस एज अ CFO रहे हैं। तो ये सारे 9 स्टॉक जो है आपके आज के रडार में होने चाहिए। तय सारे सेलेक्ट करके आप स्टॉक्स लाएं, काफ़ी सारा न्यूज़ का एक्शन भी है, न्यूज़ बेस्ड एक्शन, इन पे ट्रेड डिस्कस करेंगे। लेकिन शायद प्राइमरी मार्केट में कल 3 IPOs बंद हुए हैं, आज भी डे 2 और डे 3 भी है कुछ IPOs का। सब्सक्रिप्शन फिगर्स भी बताएं और यहाँ से भी सारा एक्शन बताएं। जी बिल्कुल। आप जो IPO के महीने आप देखें, दिसंबर के महीने में वन ऑफ द लार्जेस्ट IPO सब्सक्रिप्शन हुई है, 8000 करोड़ का टोटल रेज हुआ है। और अभी जो है 3 IPO बंद हुए हैं। हैप्पी फॉर्जिंग्स का ऑलमोस्ट 83 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। वहीं अगर RBZ ज्वेलर्स की बात करें तो 17 गुना हुई है। और क्रेडो ब्रांड्स जो कि मुफ्ती मेंसवेयर की कंपनी है वहाँ पर 52 टाइम्स जो है सब्सक्रिप्शन देखने मिला है। आज आखिरी दिन भी है IPO का, जहाँ पे जो डे 2 के एंड के नंबर्स में आज़ाद इंजीनियरिंग का सब्सक्रिप्शन लगभग 12 गुना हुआ है।
और वही अगर दूसरे दिन है आईपीओ का, वो है आपका इनोवा कैपटैप का, जो पहले दिन जो सब्सक्रिप्शन लेवल्स आए थे वो लगभग 1.5 टाइम्स के हैं। तो यहाँ पे आईपीओ एक्शन जो है प्राइमरी मार्केट्स में हमें देखने मिल रहा है। ओके, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये दोनों इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट कंपाइल करके लाने के लिए। सो प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन और सब्सक्रिप्शन फिगर्स भी काफ़ी अच्छी, आरपीजेड और क्रेडो और साथ ही हैप्पी फोर्जिंग की। लेकिन एक बार आगे चलते हैं और आज के बड़ी ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स भी समझते हैं। गौरव हमारे साथ हैं जो लेकर आए हैं आज की रिपोर्ट्स। गौरव, बताएं कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स के बारे में कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। तो यूबीएस ने 3 कंपनीज़ पे अपना इनिशिएशन निकाला है लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ही। और सबसे पहले हमारे पास है डिलीवरी, जहाँ पे यूबीएस ने बाय रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ पे दे रखा है। तो उनका मानना ये है कि कहीं पे यूबीएस का ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और स्पॉट ऑन करके जो कंपनी है उसके इंटीग्रेशन के बाद रेवेन्यूज़ में और प्रॉफिटेबिलिटी में हमें कहीं पे सुधार देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो वो 500 रुपीज़ पे दे रखा है। अगला स्टॉक जो है वो अदानी पोर्ट्स, जिसके ऊपर इनिशिएट करते हुए उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग देके टारगेट प्राइस जो है वो 1175 रुपीज़ का दे रखा है। तो उनके हिसाब से कहीं पे सेक्टर में जो ग्रोथ है वो कहीं पे मॉडेस्ट होने वाला है। और अदानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वो स्टॉक्स जो है वो पिछले महीने में ही 20% से ज़्यादा अपसाइड दे चुका है और इसीलिए फ़िलहाल के लिए उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग रख के टारगेट प्राइस जो है वो 1175 दे रखा है। अगला स्टॉक है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया है सेल रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो है वो दिया है 770 रुपीज़ का। तो उनके हिसाब से कहीं पे हमें मार्केट लॉस जो है वो कहीं पे देखने को मिल सकता है कॉनकोर इंडिया के लिए। और उसके अलावा जो वैल्यूएशंस है वो भी कहीं पे हाई है यूबीएस के हिसाब से। और एग्जिम डेटा जो है, एग्जिम साइकिल जो है वो भी कहीं पे वीक रहेगा और इसी के चलते हुए उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखा है। उसके अलावा हमारे पास है जोमेटो, जहाँ पे यूबीएस ने बाय रेटिंग जो है वो मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 150 रुपीज़ का दे रखा है। तो यूबीएस के हिसाब से जोमेटो ने 3rd कॉन्जिक्यूटिव मंथ में अपना मार्केट शेयर जो है वो कहीं पे गेन किया है और दिसंबर जो है वो कहीं पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है हमें इसी सेक्टर्स में। और इसीलिए उन्होंने जोमेटो पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 150 दे रखा है। उसके आगे हम बात करेंगे MGL की, जहाँ पे जेफरीज़ ने बाय रेटिंग देके टारगेट प्राइस जो है वो 1350 रुपीज़ का दे रखा है। तो उनके हिसाब से जो OEM पार्टनरशिप है उसके वजह से हमें कहीं पे रेवेन्यूज़ में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है MGL में। MGL के पास काफ़ी हेडरूम है मार्जिन्स ग्रोथ के लिए और वॉल्यूम्स ग्रोथ के लिए भी। जो EV का रिस्क था फ़िलहाल में जो हमें देखने को मिल रहा था वो कहीं पे मैनेजेबल है MGL कंपनी के लिए। और उसके अलावा जेफरीज ने ये भी कहा है कि इस सेक्टर में वो IGL और MGL के कंपैरिजन में MGL को कभी भी प्रेफर करेंगे और इसीलिए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 1350 देते हुए बाय रेटिंग बरकरार रखा है। तो आगे चलते हुए हम भी इन्हीं स्टॉक्स पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे। ठीक है, डन। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, ये सारी रिपोर्ट्स एक बार अच्छे से कंपाइल करके लेके आने के लिए। इसमें से ना दोनों रिपोर्ट्स आप दिखाएं यूबीएस की। यूबीएस ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चीज़ बताई। एक तो पहला वो बता रहे हैं कि कॉनकोर उनको महंगा है, वो अपना इनिशिएट सेल कर रहे हैं और 770 के टारगेट के लिए शेयर 850 के आसपास है, पहला पॉइंट। दूसरा है वो ये कह रहे हैं यूबीएस कि हम लॉजिस्टिक में डिलीवरी पे बाय करेंगे। उन्होंने अपना इनिशिएट डिलीवरी किया है बाय और उसका टारगेट दे रहे हैं वो 500 रुपये। अगर जरा वो भी है तो जरा वो भी लेके आइए। यस, टारगेट है 500 और उसमें भी फ़र्क है करीब 125 रुपये के आसपास का। तो एक को 125 रुपये नीचे देख रहे हैं, एक को 125 रुपये ऊपर देख रहे हैं। जरा दोनों ही चेक करवा लेते हैं और दोनों पे ही रिपोर्ट यूबीएस की है। एक काम करते हैं, पहले जरा कॉनकोर सेल कॉल के बारे में पता करते हैं। आयुष ने एक हमको सेल ऑलरेडी दिया हुआ है M&M। आयुष, जरा आप कॉनकोर चेक करेंगे, आपको लगता है कि यूबीएस जो कह रहा है 750 तक आ जाएगा? अगर वो कह रहे हैं कि 750 तक आ जाएगा, क्या इससे भी नीचे जाएगा? क्या ये बाइंग हो सकती है? आएगा भी नहीं आएगा, जरा ये भी बता दीजिए। अगर कॉनकॉर की बात करें तो 880 से हमने डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग देखी है, बट कल के सेशन में कॉनकॉर ने हमने 20 डे मूविंग एवरेज तकरीबन 820 के आसपास का था, उसका सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कॉनकॉर में फ्रेश रिटेल में अगर शॉर्ट करना है तो 817 के नीचे ही करना चाहिए। फ्यूचर लेवल्स की बात करो, 817 के अगर हम नीचे शॉर्ट करते हैं तो डेफिनेटली 760 750 के लेवल्स हम देख सकते हैं, जैसे स्टॉक 815-17 के नीचे निकल के ट्रेड करेगा। ठीक है, अभी तो स्ट्रांग है। अब इस यूबीएस की रिपोर्ट को आप पढ़ लीजिए,
लेवल के हिसाब से 817 आयुष ने बता दिया आपको, इसके नीचे जाने पर शायद वीक हो जाए, लेकिन उस समय भी मार्केट कंडीशन, शेयर कंडीशन दोनों चेक करके ही आपको कॉल लीजिएगा। हाँ, रिपोर्ट कह रही है 770, अगर आपके माल ऊपर खरीदा हुआ है, मान लो 800 पे खरीदा हुआ है, तो आप इस रिपोर्ट को देख के बेच मत देना, पहले 817 को नीचे जाके क्लोजिंग पे आने देना। इसलिए मैंने लेवल्स आपसे पता करवाए हैं। कई बार क्या होता है, रिपोर्ट आती है, गैप डाउन होगा, खुल जाएगा, आप बोलोगे नहीं रिपोर्ट आई है, बेचो 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 बेचो। वो बेचो बेचो नहीं है बॉस, वो कई बार सेटिंग है, आप समझ गए होंगे सारी बात। दूसरा पॉइंट है डिलीवरी का। डिलीवरी यूबीएस बाय है, एक बार वो भी कह रहे हैं 125 रुपये ऊपर जाएगा। इसको आप जरा संतोष सर, आप जरा चेक कीजिए, डिलीवरी जा सकता है 500? मेरे पास होल्डिंग है या मैं लेना चाहता हूँ तो 500 का टारगेट रखूँ फिर? यस, नहीं, डिलीवरी की बात करें तो काफी लंबे समय से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है लोअर लेवल पर। हालांकि ये जो एरिया था इसका कल 350-60 के आसपास का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था और कल वहीं से इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग दिखाई है और 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। तो 400 से 410 एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, जो इसका 50 दिन और 100 दिन का मूविंग एवरेज है। 410 क्रॉस करता है तो संभावना बनेगी कि जो इसमें 450 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो अभी जो टारगेट आ रहे हैं 450 रुपए तक के आ रहे हैं, 450 के ऊपर टिकेगा फिर तब हम 500 की बात करेंगे, बट फॉर टाइमिंग मुझे लगता है 450 के टारगेट के लिए अप्रोच किया जा सकता है। डिलीवरी में भी आपको कई दिनों से, और इनफैक्ट पीबी फिनटेक में भी आपको फिर से मूव दिख रहा है। जोमेटो तो चल ही रहा था रिलेटिवली, ये स्टॉक्स नहीं चल रहे थे, लेकिन क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट जब कम होने के सिनेरियो होते हैं तो ये सारे स्टॉक्स भी चलने लग जाते हैं। फिनटेक स्टॉक है, ये भी एक रीजन है कि इन स्टॉक्स में अच्छी मूव है। स्नेहा पोद्दार है हमारे साथ, आइए उनसे समझते हैं। स्नेहा, मॉर्निंग। क्योंकि फिनटेक स्टॉक्स के लिए भी एक सिनेरियो फेवरेबल हो जाएगा और इसी एंटिसिपेशन में क्या ये स्टॉक्स चल रहे हैं। साथ ही जोमेटो पर जो एक क्लैरिटी आ जाइए, क्योंकि शिप रॉकेट में वो नहीं स्टेक लेंगे और अपने कोर बिजनेस से डाइवर्ट नहीं करेंगे। क्लियरली मैनेजमेंट की तरफ से इन स्पर ऑफ मोमेंट ही क्लैरिफिकेशन आ गई, ताकि बाजार किसी तरह से जिटरी हो ही ना। अब जेफरीज के जो टारगेट है 165 तक के ऊपर तक के टारगेट्स हैं, वो आपको कितने टाइम में आप देखते हैं कि अचीव हो सकते हैं? व्हाट इज योर व्यू ऑन जोमेटो एंड ऑल्सो इन टोटलिटी ये सारे स्पेस पे? स्नेहा? ओके, स्नेहा से शायद अभी थोड़ा सा कनेक्शन हमारा वीक है, एक बार दोबारा कनेक्ट करेंगे और मैं ये पूरा सवाल फिर से उन्हें दोहराऊंगी। लेकिन इन द मीन टाइम एक बार हम इन्हीं स्टॉक्स में से जोमेटो के स्टॉक पर एक व्यू भी ले लेते हैं, टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। संतोष अभी हमें डिलीवरी के बारे में बता रहे थे, डिलीवरी के अलावा पीबी फिनटेक में भी और जोमेटो पे भी। जोमेटो पे भी एक बार व्यू बताएं कि कितनी चार्ट्स में स्ट्रेंथ है। 165 का टारगेट जेफरीज दे रहा है, आप टेक्निकली क्या लेवल्स देख रहे हैं? यस, जोमेटो की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर भी काफी बुलिश है और स्टॉक का अभी 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक करा है। इसने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 125 को निकाला है, तो इसमें एक मोमेंटम बनेगा। मुझे लग रहा है कि शायद इसमें प्रोबेबिलिटी ये भी है कि इसने जो लिस्टिंग के बाद हाई लगाए थे 125 के आसपास, वो भी देखने को मिले। ऑन इमीडिएट बेसिस मुझे 145 से 50 का टारगेट नजर आता है। तो 50 का टारगेट जोमेटो पे नजर आता है संतोष को। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी बात करते हैं, क्योंकि ऑल कार्गो की बात तो खैर डिम्पी ने भी की। एक एमी ऑर्गेनिक्स, इसकी बात करते हैं। कल इसमें कई सारे ब्लॉक्स लगे और अब आप नोटिस करेंगे तो केमिकल स्पेस में कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पे ब्लॉक्स लग रहे हैं। आपको केमप्लास्ट याद होगा, वहां पर बाइंग आई थी, आर्चन केमिकल में बाइंग आई थी, अब एमी ऑर्गेनिक्स में भी आपको कल अच्छे ब्लॉक्स देखने को मिले हैं। ये जो एक हैंगओवर था प्रोमोटर्स का 12.5% निकला है, कई सारे इसके रीजंस भी हैं। तो क्या यहां से और फर्दर मोमेंटम के लिए एक बार नजर बनानी चाहिए? जो शेयर होल्डर थी सेलिंग चौवाटिया फैमिली, उन्होंने लगभग 12.5% ब्लॉक डील में कल भेजे हैं और बायर्स के नाम में कई मार्की नेम्स हैं, बोफा, गोल्डमैन सैक्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मालाबार इंडिया। इन सब ने यहाँ पर लगभग 2%, 3.5-4% स्टेक खरीदा है और इन्वेस्टर इस वक्त जो बुलिश हो रहे हैं, तो क्या रिटेल इन्वेस्टर को भी एक बार इस स्टॉक पर नजर बनानी चाहिए? अक्षय, एमी ऑर्गेनिक से चार्ट चेक करें। जी बिल्कुल, कल बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है। जो लिस्ट होने के बाद आई थिंक इट्स द सेकंड टाइम कि इतना बड़ा वॉल्यूम्स देखने को मिला है 1080 109 के स्तर पे। तो ये वॉल्यूम्स जो है एक सपोर्ट बेस पे बना है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है ट्रेडिंग के हिसाब से। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ट्रेडिंग के हिसाब से ये शेयर आप बाय करके चले। ऊपरी स्तर में 1360 तक आपको टारगेट बनते हुए दिखेंगे। टाइम होराइजन शायद आपको 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन का बनी मैक्सिमम इसमें। तो 1080 सपोर्ट, टारगेट 1360, और मैं पॉजिटिव व्यू मेंटेन करूंगा एमी ऑर्गेनिक्स में। ठीक है, LIC में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, वो मिनिमम शेयर होल्डिंग को लेकर चेंजेस है।
LICI इसका कोड है। कपिल एक बार जरा आप इसको चेक करेंगे। जी LIC ने काफी मीन्स एक टाइम था जहां पे 720 का जो उसका लेवल था वो काफी टाइम से उसने रेजिस्टेंस लिया हुआ था। हालांकि वो रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ, स्टॉक प्राइस 800 के लेवल के ऊपर गए। अभी थोड़ा से इस हफ्ते में हमें थोड़ा सा एक पेन देखने मिला हुआ है, 3-3.5% का अभी तक हमें पेन देखने मिला हुआ है। स्टॉक जो अपना प्रीवियस राइज था वो कहाँ ना कहाँ पे अभी रिट्रेस कर रहा है, तो रिट्रेसमेंट काफी टाइम हमें देखने में मिलते हैं। तो करंट लेवल जो स्टॉक का है तो 746 जो कल का लो बनाया था वो एग्जैक्टली एक सपोर्ट लेवल पे ही बनता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बनता है, लेकिन टाइट 746 के स्टॉप लॉस है, उसके ऊपर स्टॉक की फिर से गुंजाइश रहेगी कि वो 800 के लेवल टेस्ट करे। लेकिन 746 का लेवल यहाँ पे ब्रीच हो जाता है तो देन देयर विल बी हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक और नीचे में रिट्रेस कर जाए और 700 रुपए तक भी। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड 745 के स्टॉप लॉस से हम इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, डन। एक और शेयर है इंडियन बैंक। ये जरा अक्षय पी भागवत आप इसको जरा चेक कीजिएगा। खबर यह है कि पीएनबी पारिवार ने इसमें कुछ खरीदारी की है और करीब 7 लाख शेयर खरीदे हैं। इनकी आर्बिट्रेज डिवीजन ने, अलग अलग डिवीजन्स होती हैं, तो आर्बिट्रेज ने खरीदा है करीब 7.25 लाख शेयर। और शेयर पिछले 2 दिन से काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी वॉलेटाइल है पिछले 2 दिन से। मैंने दोनों दिन का चेक किया, 1 डे बिफोर एंड ऑन द डे ऑफ ट्रेडिंग। आप जरा देख के बताइए इंडियन बैंक किस तरफ जा रहा है, नीचे या फिर ऊपर? जी बिल्कुल डिम्पी जी, बहुत वोलेटाइल शेयर है। और अगर आप गए 3 महीने का ट्रेडिंग एक्शन देखे तो एक रेंज में सीमित है। अपर एंड ऑफ द रेंज है 460, लोअर एंड ऑफ द रेंज है करीबन 380 से 385। तो लोअर एंड ऑफ द रेंज से कल जो है अच्छे वॉल्यूम्स बिल्डअप हुए हैं, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन है, एक पॉजिटिव क्लोज है जहां पे बुलिश कैंडल का कैंडल देख रहे हैं सपोर्ट जोन पे। तो ट्रेडिंग के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। 380 के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा, टारगेट 460 तक बनेगा। और इसमें आपको 10 से 15 दिन की टाइम फ्रेम होराइजन से ये ट्रेड बनाना पड़ेगा। बाकी अगर आपके पास ये शेयर है तो आप स्टिल मेंटेन करूंगा। टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है, 375 का पोजिशनल बेस बहुत बढ़िया है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आगे जाके ये 500 प्लस छू जाएगा, तो आप इसको होल्ड करके चले और 500 प्लस के टारगेट के लिए थोड़े मीडियम टर्म की अवधि से बने रहे। विक्शन के साथ इंडियन बैंक में 500 रुपए के टारगेट तक के लिए आपको खरीदारी अक्षय भागवत कह रहे हैं। आप इस पर नजर बना के रखें। एक बार मेटल एंड माइनिंग के कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। कल हमने देखा हिंदुस्तान कॉपर में भी एक अच्छी खासी मूव थी। खैर वहां तो कॉपर प्राइसेस के आगे बढ़ सकते हैं, वो एक ट्रिगर था। लेकिन कुछ मेटल और माइनिंग के स्टॉक्स कल 11% के आसपास हिंदुस्तान कॉपर चला है। दूसरे कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जिनमें जीएमडीसी, एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स भी होंगे। खबरें ऐसी हैं कि क्रिटिकल माइनिंग को लेकर कोई एक माइंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ अपडेट्स आ सकते हैं। एक उनकी तरफ से एक कॉन्फ्रेंस भी होगी और इनको बिड भी सबमिट करनी है जल्द ही। क्या एक्शन में जीएमडीसी जैसे काउंटर्स, एनएमडीसी जैसे काउंटर्स रह सकते हैं संतोष? यस प्रियंका, मैं वैसे भी मेटल स्पेस पे बुलिश हूँ आने वाले महीने के लिए, और उसमें एनएमडीसी तो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है और सारी तीनों स्टॉक एनएमडीसी, उड़ीसा माइनिंग, जीडीसी सभी में अच्छे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। एनएमडीसी ने रिसेंटली अराउंड 195-200 के बीच में एक हाई लगाया था। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होगा हमको 225 तक की रैली देखने को मिल सकती है, तो इस स्टॉक पर जरूर बैट करना चाहिए। जीएमडीसी की मैं बात करूँ तो जीएमडीसी का भी अच्छा स्टॉक दिखा रहा था। नीचे 380 का एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। 440 में थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर है, वहां पे 2 बार अटका है, लेकिन जैसे ही 440 क्रॉस करेगा स्टॉक में पोटेंशियल है कि 500-525 तक की अपसाइड दिखा सकता है। 500-525 तक के अपसाइड जीएमडीसी में भी और एनएमडीसी का भी चार्ट स्ट्रक्चर बुलिश है। एक और पीएसयू स्टॉक की बात करते हैं और वो है मॉइल का स्टॉक, क्योंकि यहां पर इनके रिकॉर्ड बिक्री लेवल देखने को मिले हैं। इनफैक्ट 2019 उनका बेस्ट ईयर था, वहां से भी 26% वाई ग्रोथ मिली है। कुछ और अगर फिगर्स की बात करें तो 2007 में इससे पहले और रिकॉर्ड लेवल्स थे, वहां तक के लेवल्स फिर से अब प्रोडक्शन लेवल्स मॉइल ने देखे हैं। और जिस तरह का मोमेंटम इस वक्त पीएसयू बास्केट में बना हुआ है, क्या मॉइल को भी एक बार रडार पर रखना चाहिए? कपिल, मॉइल को चार्ट चेक करके बताएं। जी मॉइल का करंट लेवल अभी 300 के लेवल पे चल रहा है और इसके थोड़ा सा नीचे का लेवल हम देखते हैं 285 का लेवल। 285 का लेवल सिंस ईयर 2010 से एक रेजिस्टेंस ले रहा था, तो ये 10 से 12 साल का हमें एक ब्रेकआउट हम इसको मान सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम पे स्टॉक का काफी अच्छा हो जाता है। जब भी हायर टाइम फ्रेम पे स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है तो लोअर टाइम फ्रेम पे जब भी स्टॉक सपोर्ट लेवल पे आता है तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ स्टॉक को बाय करना चाहिए। और जब भी मैं इसको डेली चार्ट में देखता हूँ तो कल की जो गिरावट थी, कल या परसों की जो गिरावट थी 270 के लेवल पे, वो काफी एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल भी था और मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लेवल 270 के लेवल के एग्जैक्टली वहां पे कोइंसाइड कर रहा था। और कल के दिन में हमने फिर से
एक बाइंग प्रेशर हमें दिखा हुआ था। तो यहाँ पे स्टॉक में मुझे लगता है कि ऑफकोर्स बाय करना चाहिए। 300 के लेवल पे है, 270 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए, और ऊपर भी जो इसके इमीडिएट टारगेट बनते हैं 326 के 1:1 का रिस्क रेशियो बैठता है, लेकिन 326 के ऊपर भी ये स्टॉक मूव करता है तो फिर से हम इसमें अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आज आप काफ़ी सारी न्यूज़ जो है ना वापस से सरकारी कंपनीज पे देख रहे होंगे, जैसे मोबाइल्स के नंबर आगे, कॉनकोर को लेकर रिपोर्ट आई है, तो इस तरह के कुछ एक नंबर्स आपको वापस दिख रहे होंगे सरकारी कंपनीज पे। तो थोड़े एक्टिव रहती है सरकारी कंपनीज, आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आप पोर्टफोलियो में काम करते हैं या फिर आप सेक्टर या सेगमेंट पे काम करते हैं, तो सरकारी कंपनीज को अगर आप चुनेंगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। खैर, स्नेहा पोदार इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। स्नेहा, बहुत शुक्रिया पहले तो आज समय देने के लिए, एंड मैरी क्रिसमस टू यू। आप ज़रा मार्केट के सेटअप को, या फिर मैं आपसे बोलूँगा इस समय बाज़ार के अंदर आपको ओवर हीटेड वाली पोजीशंस तो नहीं लग रही है ना? अगर नहीं लग रही हैं तो फिर मेरे को बताइएगा कि स्टीम कहाँ पर बाकी है। जी जरूर, मैरी क्रिसमस आपको भी और सारे व्यूअर्स को भी। जैसा हमने देखा है कि मार्केट अभी नीचे के स्तर से कुछ 12-15% ऑलरेडी चल चुका है। तो अगर हम वैल्यूएशंस के एंगल से देखें तो वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्टेबल है, क्योंकि निफ्टी अराउंड 19x ट्रेड कर रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड, जबकि इसका लॉन्ग टर्म एवरेज अराउंड 20x है। तो लार्ज कैप्स में हमें फिर भी काफी स्कोप दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है उनके वैल्यूएशंस काफी ओवर हीटेड हो गए। तो वहां पे मैं रिकमेंड करूंगी कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया जाए, एंड पोर्टफोलियो को मिड कैप स्मॉल कैप से टुवर्ड्स लार्ज कैप शिफ्ट किया जाए। यहाँ पे वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल है। ओके, ठीक है। मतलब आप वैल्यूएशन के टर्म्स में कह रहे हैं कि बाज़ार अभी ओवर हीटेड नहीं है, ये वैल्यूएशन का कंफर्ट दिखा रहा है। और कई बार हमने आपको एफआईज की होल्डिंग के साथ साथ वैल्यूएशन की बात भी रखी है। अभी 10% एफआईज और आ सकते हैं, तो वैल्यूएशन को अभी भी जस्टिफाइड बोला जा सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। स्नेहा, एक क्वेश्चन आपसे और होगा। हालांकि हम एक टेक्निकल व्यू जोमेटो पे ले चुके हैं, लेकिन फिर भी जोमेटो पे आपकी अपनी रीडिंग क्या है? आज एक खबर ये है, वो उन्होंने थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है कि हम एक कंपनी का एक्विजिशन जो मार्केट में काफ़ी चल रहा था, शिप रॉकेट के नाम से कोई कंपनी थी, उसको एक्वायर करना जा रहे थे, वो हम एक्वायर नहीं कर रहे हैं। इन खबरों का फ़र्क पड़ेगा कुछ जोमेटो को? क्योंकि ये फॉर्मल क्लैरिफिकेशन तो था ही नहीं। देखिए, थोड़ा सा फर्क जरूर दिखेगा हमें शेयर प्राइस पे, क्योंकि ये जो एक्विजिशन की जो बात चल रही है, समहाउ ये कैसे स्ट्रेटेजिकली फिट होगा कंपनी में, इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी है नहीं। जहां तक हमारी रीडिंग जा रही है, ये कंपनी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे भी बहुत अच्छा फिट बैठ नहीं रहा है। तो अगर ये एक्विजिशन होता है तो फिर डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर दिखाई देगा हमें स्टॉक में। और अगर ये एक्विजिशन कैंसिल हो जाता है तो फिर हमें, बट ऑफिशियल उस पर ना कहते हैं, हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि ये एक्विजिशन नहीं हो रही है, तो हमें फिर वापस स्टॉक में मोमेंटम दिखाई दे सकता है। क्योंकि ओवरऑल जोमेटो पे हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है। जो ऑपरेशनल फ्रंट पे काफी तेजी से चीजें चेंज हो रही है, इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। ब्लिंकिट और उनकी डिलीवरी बिजनेस दोनों, हमारे फूड डिलीवरी बिजनेस दोनों ही काफी अच्छा कर रही है, एंड वॉल्यूम्स क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इम्प्रूवमेंट ही दिखा रहे हैं। तो बिजनेस फ्रंट पे कोई डाउट नहीं है, बट ये एक्विजिशन अगर बाय चांस कंपनी करती है तो फिर ये कैसे फिट बैठेगा पोर्टफोलियो में, इससे थोड़ा क्वेश्चन उठ रहा है। ओके, ठीक है, आपको कुछ कंसर्न्स है यहाँ पर। ओके, इंटरेस्टिंग व्यू। बढ़ते हैं आगे। एक स्टॉक जिसमें एक बड़ा इन्वेस्टर घुस रहा है, और उसमें आप क्लियरली देख भी रहे हैं पिछले 6 महीने से ट्रेंड बढ़ा है। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कल 5% की तेजी थी, और अगर आप पिछले 6 महीने का चार्ट देखें, 68 रुपये, 70 रुपये के आसपास के टारगेट, वहां से मूव चलते चलते अब 200 रुपये के पार पहुंच चुका है, और इसमें मुकुल अग्रवाल का नाम भी आ रहा है। तो क्या प्रेफरेंशियल शेयर इशू में, लेकिन क्या इस स्टॉक को रिटेल को भी एक बार इस पर नजर बनाकर रखनी चाहिए? एक बार आयुष से समझते हैं। आयुष, इसके चार्ट चेक करें और इस स्टॉक पर राय बताएं। बड़ी मूव चल चुका है, नीचे से काफी चल चुका है। क्या यहाँ पर एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहिए या थोड़ा नीचे मिल सकता है? ओरिएंट लिमिटेड की आप बात करें? हाँ जी, और नहीं, ओरिएंटल रेल इंफ्रा। I'm not able to find it actually. यहाँ पे मेरे को चार्ट्स नहीं अवेलेबल है मेरे पास। बीएससी पर आपको देखना पड़ेगा, ओरिएंटल रेल नाम से आपको मिलेगा, बट नो प्रॉब्लम। कपिल, क्या आप चेक कर पाएंगे?
आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम इश्यू, मुझे भी इसका नाम BSE पे नहीं मिल पा रहा है। ओके, इन दैट केस ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई दूसरा स्टॉक समझ लेते हैं। सुवेन फार्मा में एक बार यहाँ पर रिपोर्ट्स भी आई हैं, नए CFO नियुक्त हुए हैं और सुवेन फार्मा पे जो एक ब्रोकिंग रिपोर्ट, इनफैक्ट अब फार्मा स्टॉक्स के आप कई सारे स्टॉक्स देखें, ऑर्किड फार्मा पे लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी और दूसरे जो काउंटर्स जो बाजार की नज़र जिन पर इतनी नहीं रहती हैं वहाँ पर भी आपको अच्छी रिपोर्ट देखने को मिली हैं। एक बार फार्मा स्पेस की कुछ और इम्पॉर्टेंट अच्छी बेट्स कौन सी हो सकती हैं, ये हम स्नेहा से समझ लेते हैं। स्नेहा, ये अंडर परफॉर्मर स्पेस रहा है, लेकिन अब सिर्फ इसकी भूमिका डिफेंसिव तक नहीं रह गई है। फार्मा के अब बड़े ट्रिगर्स भी हैं, आप US में देखें, वहाँ पर ड्रग शॉर्टेज भारी है और साथ ही यहाँ इंडिया में जो भी इनवर्ड लुकिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये दूसरा स्पेस है जहाँ पर अच्छी मूव दिख रही है। इस सारे बेसिस के इस सब बेसिस पर आपको कौन सी फार्मा की टॉप बेट्स दिख रही हैं? आप लार्ज कैप मिड कैप दोनों में एक एक चूज कर सकती हैं। जी, हम प्रेफर कर रहे हैं सन फार्मा, बिकॉज सन फार्मा की पोजीशनिंग US में काफी अच्छी है। सिलेक्ट स्पेशलिटी फार्मा स्पेस में वो अवेलेबल है, जहाँ पे हमें काफी ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। प्राइसिंग फ्रंट से भी काफी इम्प्रूवमेंट आई है एंड प्लस उनकी जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो भी एक अच्छे लेवल से ग्रो कर रही है। तो सन फार्मा लार्ज कैप में हमारा प्रेफर्ड पिक है। दूसरी पिक हमारी रहेगी मेदांता, जो कि एक हॉस्पिटल स्पेस में है। तो ओवरऑल अगर हम इनकी एक्सपेंशन प्लान्स देखें तो काफी तेजी से कंपनी ने ग्रो की और ये एक्सपैंड भी काफी अच्छे स्तर से करी। विद इन 1 to 2 years ये अपने न्यू हॉस्पिटल्स को टर्न अराउंड भी कर देती प्रॉफिटेबल। तो इसका अच्छा एक दौर रहा है और अब अगर ये कोविड केसेस जो राइज हो रहे ग्रेजुअली, हम तो ये मनाएंगे कि नहीं राइज है, बट इन केस अगर ये होते हैं तो ये हॉस्पिटल कंपनीज के लिए काफी अच्छी रहेंगी और इनमें हमें काफी ग्रोथ दिखने को मिल सकता है। सन फार्मा आपको लार्ज कैप में पसंद आता है, ठीक है, ऑलराइट, बढ़ेंगे आगे। हालांकि GMR इंफ्रा आज GMR एयरपोर्ट्स संतोष की आज की ट्रेडिंग बेट भी है और इस पर एक बार न्यूज़ को फिर से हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि इन्होंने विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के लिए इन्हें NIIF से लगभग 675 करोड़ का निवेश भी मिला है। इस पर भी एक राय लेंगे कि लेवल्स और क्या ऊपर के देखने चाहिए और इनफैक्ट इस स्टॉक को नीचे के लेवल से लगभग 40 के लेवल से रेकमेंड करते आए हैं संजीव भसीन जी, जो अब हमारे साथ बने भी हुए हैं। संजीव जी, मॉर्निंग, आपको पूरे हफ्ते हम ढूंढ रहे थे, आप बिजी थे कहीं? मैरी क्रिसमस टू यू। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, मैरी क्रिसमस। आप भी सांता क्लॉज बने हुए हैं आज तो मैं तो 3-4 दिन ट्रैवल कर रहा था। तिरुपति बालाजी गया, उसके बाद जगन्नाथ जी गया, हैदराबाद, तिरुपति, भुवनेश्वर, पुरी, थोड़ा तीर्थ भी किया। भगवान से ये भी कहा कि सब इन्वेस्टर्स की वेल्थ को और बढ़ाए और हेल्थ और वेल्थ दीजिए देश को। तो जैसे आप क्रिसमस के लिए तैयार है, क्रिसमस तो जल्दी आ गई, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। और GMR 40 नहीं प्रियंका जी 35 रुपए से कह रहा हूं और अब तो 100 रुपए का नंबर आ जाएगा आपके लिए। GMR is a no-brainer given the expansion in airports, given how AeroCity is doing और robust जो season है आपका। तो I think it is the best pan-India play on rising incomes, travel, tourism and entertainment. और वो सारा combined give you a very very good recipe in GMR. They have demerged their power and other ancillary business to reduce debt. Return on equity will come within the next 2 years even more sharply. नहीं, एब्सोल्युटली, आपने नीचे के लेवल से रेकमेंड किया था, ये हमें बिल्कुल याद है। एक प्रिसाइज लेवल शायद हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई हो मुझे, बट गुड टू नो कि आप लगातार मूव पे होते हैं और काफ़ी एंथुसियाज्म के साथ ना सिर्फ इन्वेस्टर मीट करते हैं बल्कि ट्रेडर कम्युनिटी के से और इनफैक्ट बहुत सारी रिलीजियस प्लेसेस पे भी जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है संजीव जी जानकर। आज के और दूसरे ट्रेड्स क्या होंगे आपके अब इम्पोर्टेंट? तो जैसे आपने GMR का, GMR और इंडिगो न्यू हाई पे है, तो उनको आपको कौन जोड़ता है GMR और इंडिगो को? वो है अशोक लीलैंड, थर्ड लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड, इन इंडिया 53% मार्केट शेयर। और मैं आपको बताऊं, मैं लेंथ एंड ब्रेथ जब ट्रैवल किया तो कमर्शियल व्हीकल में हर तीसरी गाड़ी वो अशोक लीलैंड की है और वो दिखा रही है। और वो क्या कैरी कर रही है? TMT बार्स, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड छोटे सिटीज में तो एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन, रोड एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ह्यूमंगस। तो टॉप पिक इज अशोक लीलैंड।
9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है और अब भी उनके मार्जिन जो है स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट में आएंगे। तो मुझे लगता है अशोक लीलैंड गिवन इट एक्सपेंशन इन कमर्शियल व्हीकल, इट इज गेटिंग मार्केट शेयर फ्रॉम टाटा मोटर, इट्स डोमिनेंस इन द बस मार्केट, और उनका जो छोटा इंटरनल कम्युनिकेशन वो है व्हीकल दोस्त, दैट इज गेनिंग वेरी वेरी बिग। ये छोटे जो शहरों में सामान का आवागमन होता है वो दोस्त करता है, वो मेरे को बहुत ही पसंद है इनकी जो पोर्टफोलियो है। और सबसे रीजनेबल स्टॉक आज अशोक लीलैंड है। शॉर्ट टर्म में टारगेट 200 का है, लेकिन 2025 में ये 250 रुपए जाएगा। दूसरा मेरा पिक है अनक्वेश्चनेबली के डॉलर जो है वो एक 6 मंथ लो पे आ गया है, और लिख लीजिए प्रियंका जी, डॉलर जिस दिन 100 रुपए टूटेगा, इमर्जिंग मार्केट्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ इनफ्लोज आएंगी, ऑलरेडी हमने देखा है। तो टाटा स्टील इज माय टॉप पिक, 34 मिलियन टन कैपेसिटी एंड देयर टीएमटी अदर बिजनेसेस इन हाउस कोकिंग कोल एंड आयरन ओर, उनके पास कैप्टिव आयरन माइंस है बोथ इन ओडिशा एंड इन झारखंड। Tata Steel is arguably the best stock to buy on the metal side in steel. And you are aware that Chorus assets have gone up in size and number बहुत ज़्यादा, and that is where now the piecemeal sell-off or the disinvestment will be the biggest bounty for Tata Steel. 175 का टारगेट मुझे दिख रहा है in the slightly longer term. ट्रेडर के लिए 150 can come before this expiry. संजीव सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप आज फिर से समय निकाल रहे हैं और आपको अच्छी लगती है तस्वीरें। खैर मैंने देखी आपकी जब आप जगन्नाथपुरी भी गए थे, और साथ ही तिरुपति बालाजी की तस्वीरें भी मैंने आपकी देखी, तो इसके लिए शुभकामनाएं। अच्छा सर, सरकारी कंपनीज में भी ना काफ़ी इंटरेस्ट है मेरे को। आपके पुराने शेयर्स भी याद है, आपने कोल इंडिया, कॉन्कोर, आईजीएल जैसे काफ़ी बार इस तरह के कुछ शेयर्स दिए जो अच्छे चले भी हैं। कोई और सरकारी कंपनीज जो भी आपको वैल्यूएशन पे काफ़ी अच्छी लग रही है और इसको कैरी ही करना चाहिए? हम अगले साल भी लेके जाएंगे सर, 2024 भी रखेंगे आपके साथ। तो डिम्पी जी, आपको गुड मॉर्निंग। और आपको याद दिला दूं, पहले आप जिस चैनल में होते थे कई साल पहले, वहां मैंने 35 रुपए पे आपको हिंदुस्तान कॉपर कहा था कि एक स्टील, मेरे पे 35 रुपए का हिंदुस्तान कॉपर भी है, और लोग बाग उसको मिस आउट कर गए क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स और पीएसयू। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर हैज द 3rd लार्जेस्ट कॉपर माइन इन द वर्ल्ड। वो बाय द वे एक न्यू हाई पे है, और ये शेयर अगर यहाँ से डबल भी हो जाए तो भी मुझे कोई अचंबा नहीं होएगा। हिंडाल्को टीसीआरसी करता है, ट्रीटमेंट चार्जेस, रिसाइनिंग चार्जेस, वो स्मेल्टर चलाता है, लेकिन कॉपर जो है, माइन जो है, वो हिंदुस्तान कॉपर के पास है, और ये ग्रॉसली अंडरवैल्यू स्टॉक है। अभी रियलाइजेशन आ रही है। आपने सही जिक्र किया आईआरसीटीसी और कॉनकॉर, ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। मेरे को ये नहीं, भाव का तो बाद में आएगा। भाव जब आपको मिल रहा है, आईआरसीटीसी 650 पे मिल रहा था, मैंने आंखें बंद के कहा लोगों को कि ले लेना। 85% एबिटा इन टिकटिंग, जो वंदे भारत भी हो गई, 36% मार्केट एबिटा इन नील, विच दे हैव 82% मार्केट शेयर, एंड 16% ऑन केटरिंग। आफ्टर ताज केटरिंग दे विल नाउ बी ऑन मर्चेंट साइड, एंड कॉनकॉर वाज हैविंग अ प्रॉब्लम विद रेक्स, अब वो भी वापस आ गई। तो आई थिंक आईआरसीटीसी एंड कॉनकॉर एज अ बिजनेस इन द नेक्स्ट 2 years कैन इवन बी डबल फ्रॉम हियर if the economy keeps doing as it is doing now. So Hindustan Copper, IRCTC and Concor are 3 PSUs are in my portfolio, and I can sit with them for at least 2 years where they can even more than double. ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जल्दी आपसे वापस भी मुलाकात होगी। इस बार तो लंबा वीकेंड भी है, एंजॉय कीजिएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स भी पता कर लेते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी जिन्होंने कल काफ़ी सहयोग दिया बाजार का, उसमें एक रिलायंस इंडस्ट्रीज भी था। 2 बड़े शेयरों में से एक HDFC, ऑलरेडी वो आयुष की लिस्ट में है, दूसरा था रिलायंस। संतोष सर, आपके पास मैं आता हूँ वापस, ज़रा टेक्निकल शुरू करते हैं, और ज़रा रिलायंस देख के बताइए, ये सीरीज़ के अंदर हमको रखना और अगली सीरीज़ के लिए रोल ओवर भी करना है क्या सर? यस, रिलायंस में हमने एक अच्छी स्ट्रेंथ देखी है, बट अभी जो एरिया है वापस से ये 2600 से 2650 का हर बार यहाँ आके अटकता है, तो जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है यहाँ से फिर अटके, लेकिन जैसे 2650 क्रॉस करेगा स्टॉक में फिर से तेजी बनेगी। मेरी सलाह ये रहेगी, अगर यहाँ से अटक के डिप मिलता है कोई वापस से 2480 से 2500 के जोन में, तो वहां एंट्री के मौके ढूंढना चाहिए रिलायंस में।
ओके, रिलायंस में एंट्री के मौके ढूंढने चाहिए। पूरा साल ज्यादा मूव दिखाई नहीं रिलायंस से, लेकिन अब इसमें मूव शुरू हो चुकी है। और ये बात पहले भी ब्रोकिंग फर्म्स की तरफ से आई थी कि ये साल शायद कैपेक्स हेवी रहेगा और शायद हो सकता है कैप्ड रहे इसकी मूव, और हमने ऐसा देखा भी। लेकिन अब ये हेवी वेट्स चलना शुरू हो गए हैं। एक स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे थे वो है एमी ऑर्गेनिक्स। कल बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं, कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स का इसमें नाम आया है। क्या बड़े ट्रिगर्स है इस वक्त कंपनी के लिए जिसके वजह से इतना इंटरेस्ट बना हुआ है इस स्पेस में, इस स्टॉक में पर्टिकुलरली? ये हमें सृष्टि बता रही है। सृष्टि बताएं। मॉर्निंग। जहाँ एक मेजर ओवरहैंग जाता हुआ दिखा है एमी ऑर्गेनिक्स के लिए, जहाँ पे चौवाटिया फैमिली जिनका करीब 18% स्टेक था, उन्होंने हिस्सा बिक्री की है। कई समय से इसका एक ओवरहैंग बना हुआ था शेयर पे, जहाँ पे कल उन्होंने 12.5% की हिस्सेदारी अपनी बेची है। हालांकि 5% जो हिस्सा है कंपनी में वो अभी भी उनके पास है। पर इसके सामने अगर हम देखें कि कौन खरीदारी किए हैं एमी ऑर्गेनिक्स में, तो वहाँ पे कई सारे बड़े नाम सामने आते हुए दिखे हैं, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, एशिया फंड और साथ ही वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट, इन्होंने लगभग 2% हिस्सेदारी खरीदी है। और साथ ही बोफा सिक्योरिटीज यूरोप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मालाबार इंडिया फंड, इन्होंने लगभग 1.5% हिस्सेदारी एमी ऑर्गेनिक्स में खरीदी है। तो इस ओवरहैंग के जाने के बाद इतने बड़े क्लाइंट्स का आना और हिस्सा खरीदना एक बड़ी बात है। और साथ ही साथ अब आपको बता दें कि रिसेंटली क्या ऐसे कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं जिसको लेकर काफ़ी बुलिश हैं ये सारी कंपनीज। तो सबसे पहले कल ही कंपनी ने अनाउंस किया कि बैटरी सेल इलेक्ट्रोलाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ये, जहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो ईवी की बैटरीज हैं उसको बनाने में काम आएगा। और साथ ही कंपनी इसके लिए 300 करोड़ रुपए का एक निवेश भी करेगी। इसके अलावा फर्मियोन एक फिनलैंड बेस्ड कंपनी है, जहाँ पे जो कि ये एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बिजनेस है इनका, उसके साथ उन्होंने कई सारी डील्स अनाउंस की हैं। और कुछ ही समय में ये जो सारी डील्स जो इंटरमीडिएट फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स के लिए जो उन्होंने की हैं, उनके जो रेवेन्यूज हैं वो भी हमें नंबर्स में आते हुए दिखेंगे। और आखिरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी कंपनी ने एंट्री ली है, जहाँ पे 55% स्टेक इन्होंने बाबा फाइन केमिकल्स में लिया है, जो कि ऐसे केमिकल्स बनाती है जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे नीश एरियाज में एमी ऑर्गेनिक घुसने की पूरी प्रिपरेशन करके रखी है। और आने वाले समय में एनालिस्ट का मानना है कि नंबर्स के फ्रंट पे जितनी अभी चिंताएं थी, वो सेकेंड हाफ में जो नंबर्स हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, वो बेहतर आते हुए दिखेंगे फर्स्ट हाफ के मुकाबले। All right, quite interesting. In fact, सृष्टि आपने ये बताया जो ये बैटरी सेल्स में मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो एक शायद सेगमेंट है जो काफ़ी एक्साइट भी कर रहा है स्ट्रीट को, जिसके चलते आप बड़े बड़े बायर्स की लिस्ट देख रहे हैं इसमें जो कल ब्लॉक्स हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, इसको हम थोड़ी देर पहले टेक्निकल लेवल्स आई थिंक भी डिस्कस कर रहे थे, पर एक बार स्नेहा के साथ भी समझ लेते हैं। स्नेहा, क्योंकि अपनी इंटरनेशनल बिजनेस को जब सेपरेट करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस लगभग इनका 3000 करोड़ का इंटरनेशनल बिजनेस एक्सप्रेस बिजनेस है, और इंटरनेशनल सप्लाई बिजनेस जो है वो उनका लगभग सप्लाई चेन का जो बिजनेस है वो लगभग 4000 करोड़ का है। सो ओवरऑल दोनों के लिए, ऑल कार्गो के लिए भी और गति के लिए भी, दोनों के लिए ये सिचुएशन फेवरेबल होगी। आप कितनी वैल्यू अनलॉकिंग देख रही हैं स्टॉक में इस मूव से, इस डीमर्जर की मूव से? जी मेरा एक्चुअली इस पे कोई व्यू नहीं है, तो मैं व्यू दे नहीं पाऊंगी। नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। इनफैक्ट लेवल्स हम हालांकि डिस्कस कर चुके हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ और काउंटर्स आरईसी पीएफसी को भी डिस्कस करते हैं। जितनी तेजी से ये टूटे थे परसों के दिन, उतनी स्पीड से पावर फाइनेंसर्स, पावर और एनर्जी के स्टॉक्स कल वापस भी आए। डिप में जिसने बाय किया होगा उनके लिए फायदा रहा होगा, लेकिन अगर जिन्होंने अभी फिलहाल कल की उस डिप को यूज नहीं किया, क्या उनमें पीएफसी आरईसी पे फ्रेश बाइंग अब किस लेवल पर करनी चाहिए? संतोष। यस प्रियंका, पीएफसी और आरईसी में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। और नॉर्मली जिस स्टॉक्स में इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है, पहला डिप जब भी आता है तो 20 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है, और कल वहीं से ये दोनों स्टॉक्स ने बाउंस बैक दिखाया। तो कल जिस जगह से बाउंस बैक किए वो एक बहुत ही अच्छा लेवल था। तो संभावना बनती है कि यहाँ से बाउंस बैक करते, तो जो रिसेंट स्विंग हाई लगाए थे उन्होंने 420 के आसपास पीएफसी ने, और आरईसी ने लगाया था करीबन 460 के आसपास का, तो वो लेवल हमको वापस से देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं कल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर। अलग अलग स्टॉक्स पे जरा व्यू पॉइंट के साथ साथ कुछ ब्रेकआउट कैंडिडेट भी ले लेती है, जहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला। कल हेरिटेज फूड की हम बात बोल रहे थे, लास्ट में क्लोजिंग करते करते एक बार जरा वापस से हेरिटेज फूड दिखाएंगे। और जरा मैं ये सवाल पूछता हूँ आयुष मेहता से। आयुष, आपको हेरिटेज फूड ठीक लग रहा है? जरा चेक करोगे आप?
फूड की बात करते हैं, इसके वीकली चार्ट पे बहुत ज्यादा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है और इसकी डेली चार्ट पे भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। ये स्टॉक ने कल का एक 270 का हाई बनाया है, क्लोजिंग 266 के आसपास की रखी है, प्लस वॉल्यूम है। तो जैसे स्टॉक 270 के ऊपर निकल के ट्रेड करता है, इसमें हम जो ऊपर का प्रीवियस हाई 287 का वो ये वापस रिटेस्ट करेगा। अगर जैसे 287 के बाद में क्लोज आएगा तो 310 इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो आपका 254 का बन जाएगा। 54 का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर बाय करो। एक बार टारगेट वापस से बताएंगे हम ताकि प्लेट बना पाए। ऑलरेडी बाय आपकी लिस्ट में हमको समझ में आया। 254 एसएल है टारगेट सर। फर्स्ट टारगेट 287, सेकंड टारगेट 310। ठीक है, 301 दूसरा टारगेट, 287 पहला टारगेट है इसके अंदर। एक बार जरा प्लेट बना दीजिएगा हेरिटेज फूड की। इसी तरह से जिनके भी लेवल्स आपको दे रहे हैं ना गेस्ट, उसके प्लेट्स बना के रखिए ताकि उससे क्लियर हो जाए, है ना, कि लेवल्स हमारे पास क्या है। 254 का एक स्टॉप लॉस है और 287 और 301 इज द टारगेट है। एक और शेयर भी जरा चेक करवा लेते हैं। गोदरेज सीपी जरा स्क्रीन पे लेके आइए और ये कपिल से पता करते हैं। कपिल, आपने कंजम्पशन वाले शेयर चुने हैं, गोदरेज सीपी आपने नो डाउट चेक किया ही होगा। एक बार जरा आप उसका ट्रेड सेटअप बताएंगे, ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो फिर टारगेट और स्टॉप लॉस भी। अनम्यूट कीजिए कपिल, तभी आवाज़ आ पाएगी। गोदरेज सीपी है शेयर, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज़ आएगी, आप बताइए सर। ठीक है, बात ही नहीं हो पा रही। वापस से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए उनको। इस तरह से बात काफ़ी देर से नहीं होती ना तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट भी हो जाता है कई बार। अक्षय पी भागवत, आप जरा चेक करेंगे गोदरेज सीपी, आपको शेयर ठीक लग रहा है क्या? जी बिल्कुल ठीक लग रहा है। फिलहाल ट्रेडिंग के हिसाब से आप उसकी रेजिस्टेंस देखे तो जुलाई का जो हाई बना था करीबन 1100 तक था। तो फिलहाल 1072 का कल क्लोजिंग था, तो 1100 तक इमीडिएट टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं। 1040 का तो बेस बन चुका है, तो ये आपका सपोर्ट जोन है। आपका स्टॉप लॉस 1040 के नीचे रहेगा। ट्रेडिंग का टारगेट फिलहाल 1100 का है, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबल ब्रेकआउट होने की संभावना है। अगर ब्रेकआउट हो जाए तो आपका टारगेट 1150 तक बनेगा। तो फिलहाल 1100 तक थोड़ा आप कंजर्वेटिव टारगेट सीमित रखिए। वहां पे ब्रेकआउट कर जाए तो आप अपना टारगेट प्राइस और बढ़ा के 1150 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये तो बात हुई गोदरेज कंज्यूमर पर। चले अब बढ़ते हैं आगे और हमारा खास सेगमेंट उसका रुख करते हैं। 9 के नवरत्न शेयर शरद 9 शेयर खास लेकर आते हैं हमारे लिए, उनसे बात करते हैं। और शरद हमारे साथ ही है, इनफैक्ट शरद हमारे सेंटा भी है। इस बार वो सेंटा नहीं बने हैं शरद, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नहीं, बिल्कुल हर साल बनूंगा। इस साल जो है एक्चुअली अटा नहीं है, थोड़ा मैं मोटा हो गया। लेकिन जो है 9 स्टॉक्स तो लाया हूँ, सेंटा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपके लिए 9 स्टॉक्स है जहाँ पे आपको एक्शन देखने मिल सकता है। और हम कोशिश बहुत करते हैं कि आप जितना से जितना कमाई कर सके। सबसे पहला स्टॉक रहेगा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। इसके बारे में बात करें तो ऑफकोर्स जो एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, इंटरनेशनल बिजनेस अब सेपरेट होने वाली है। 1:1 शेयर्स रहेगा अगर आप ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के शेयर होल्डर हैं। लेकिन अब याद रखिए कि जो बचा हुआ बिजनेस है, एक्सप्रेस और कॉन्ट्रैक्ट है, वो अलग से रहने वाला है। और इम्पॉर्टेंटली जो गति की बिजनेस है वो ऑफकोर्स अब्जॉर्ब होने वाली है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में। तो हमने सबसे पहले बात बोल दी कि अगर आप ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के शेयर होल्डर है तो 1:1 मिलेगा नया बिजनेस में। वही अगर आप गति के शेयर होल्डर है तो आपको, अगर आप 10 शेयर होल्ड करते हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में, तो आपको 63 शेयर्स मिलेगा नए एंटिटी में। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आपका जो गति के शेयर होल्डर्स है उनको थोड़ी सी जो है नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है, क्योंकि उतनी पॉजिटिव स्ट्रक्चरिंग उनके लिए नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के शेयर होल्डर्स के लिए, उनके लिए पॉजिटिव है। और 4 भाग हो जाएंगे। ऑलरेडी रियल एस्टेट और टर्मिनल बिजनेस लिस्टेड है और अलग से इंटरनेशनल बिजनेस लिस्ट होगा। और जो आपके ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, जो गति के बिजनेस को लेके, वो अलग से चौथा बिल्ड रहेगा। अब आमी ऑर्गेनिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे प्रमोटर्स ने जो है 12% स्टेक की जो बिकवाली की थी कल। लेकिन जो अब्जॉर्प्शन आया वहाँ पे बड़े आंकड़े, बड़े नाम आए हैं, जैसे कि बोफा सिक्योरिटीज़, मालाबार फंड, गोल्डमैन सैक्स। तीसरा स्टॉक रहेगा जोमेटो। और कल शाम को जो थी न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो अक्वायर कर सकते हैं मेजॉरिटी स्टेक या $2 बिलियन पे शिप रॉकेट पे, लेकिन कंपनी ने खारिज कर दिए सारे रिपोर्ट्स और वो फोकस करेंगे अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस पे और अभी कोई एक्विजिशंस पे फोकस
नहीं करने वाले हैं। अब याद रखिए न्यू एज कंपनी जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं वो अगर एक्विजिशंस करते हैं तो उनके फाइनेंशियल्स में प्रेशर पड़ता है, तो इसीलिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है। LIC भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने वन टाइम एग्जेम्पशन दे दी है जहाँ पे अपने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म से जो है 25% पब्लिक को दे सकते हैं। अभी तो 90% के ऊपर है उनका स्टेक, लेकिन अगले 10 साल तक 2032 तक जो है वो अपना गिरा सकते हैं आपकी शेयर होल्डिंग को। वैसे देखा जाए तो रूल्स के हिसाब से 3 साल बाद IPO में कंपनीज को घटाना पड़ता है 75% तक मिनिमम जो है शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर्स का कर सकते हैं। इसके अलावा ओरिएंटल रेल इंफ्रा भी फोकस में रहेगा। हालांकि मार्केट कैप तो सिर्फ 1150 करोड़ का है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रेफरेंशियल और वारंट्स आए हैं वहाँ पे 215 करोड़ की रेज होने वाली है। और जो अलॉटी की लिस्ट में देखें तो एक बड़े दिग्गज नाम आए हैं, वो है मुकुल महावीर अग्रवाल, बड़े इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट के। इसके अलावा सुवेन फार्मा हमारा 6th स्टॉक रहेगा। यहाँ पे हिमांशु अग्रवाल को जो है CFO अपॉइंट किया गया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑलरेडी वो ग्रुप CFO बेनेट कोलमैन में और लीडरशिप पोजीशंस एज अ CFO एक्सो नोबल, हुतामाकी और एस्ट्राजेनेका फार्मा जैसे MNC कंपनीज में जो है उनका एक्सपीरियंस देखने मिला है, तो स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। सीमेंस का भी इम्पोर्टेंट एनालिस्ट था डे, और यहाँ पे जो है वो उन्होंने कहा कि उन्हें फॉर्मल रिक्वेस्ट जो है सीमेंस AG जो उनके पेरेंट आर्म है उनको जो मिल चुकी है, जहाँ पे वो एक्सप्लोरेटरी स्टेप्स कर सक रहे हैं, जहाँ पे वो इवैल्यूएट करेंगे अपनी एनर्जी बिजनेस की डीमर्जर को लेके। और हाल ही में न्यूज़ फ्लो आया था कि ये आर्म जो है इंडिया में ही जो इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। पावर ट्रांसमिशन की जो सेगमेंट है वहाँ पे इंक्वायरीज बढ़ रही है इस बिजनेस में। और अगर बिग बोल्ड ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पे UBS लॉजिस्टिक्स की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे डिलीवरी फोकस में रहेगा। इनिशिएट बाय रखा है, टारगेट प्राइस 500 रुपीज़ पर शेयर का रखा है। और इम्पॉर्टेंटली कहा गया है कि जो पार्सल ग्रोथ और स्पॉट ऑन की जो एक्विजिशन की इंटीग्रेशन है उसमें री रेटिंग देखने मिल सकता है। आखिरी स्टॉक जो रहेगा फोकस में वो रहने वाला है आपके माइनिंग रिलेटेड स्टॉक्स, GMDC, NMDC। आज एक इम्पॉर्टेंट माइंस मिनिस्ट्री का कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे बिडिंग होने वाली है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। और इसके अलावा जब बिडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो MSTC भी फोकस में रहेगा क्योंकि वो ऑक्शन करने वाले हैं। तो ये 9 स्टॉक्स जो है आपके रडार में आज दिन के ट्रेड में होने चाहिए। ऑलराइट, नज़र पे रखेंगे हम ये सारे स्टॉक्स शरद। और ये लास्ट वाला जो आपने बताया ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि इनमें मूव आप देखें कल से ही देखने को मिल गई है और कई सारी ट्रेडिंग बेट्स भी हैं स्पेस से। शुक्रिया ये सारे के सारे स्टॉक्स बताने के लिए। ओपन होने में बस 6-7 मिनट ही रह गए हैं। एक बार कुछ बैंक फाइनेंस स्टॉक्स को भी देखते हैं बैंक्स में। और इनफैक्ट बैंक्स की तो बात हो रही है, NBFCs की भी बात करते हैं जहां पर थोड़ी सी RBI की AIFs पे जो एक नई मूव है उसके चलते थोड़ा प्रेशर आपको दिख रहा है। और वैसे भी कुछ फाइनेंस काउंटर्स, फाइनेंस हैवी वेट्स लाइक बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व, इनसे भी पार्टिसिपेशन नहीं आ रही। इनफैक्ट कल तक तो सेल कॉल थे, आज आपको जरूर आधे % की बढ़ोतरी दिख रहे हैं। इस बार NBFCs में किस तरह से अप्रोच करेंगे संतोष? IIFL फाइनेंस जैसे काउंटर्स अच्छे खासे करेक्ट हुए, AB कैपिटल पर आप देखें वहां अच्छी खासी हैमरिंग हुई, बजाज काउंटर्स दोनों नहीं चल रहे थे। कोई फाइनेंस काउंटर आएगा रडार पे? ये स्प्रिंग का बीच में हमने जब RBI फेड की पॉलिसी आई थी उसके बाद हमने NBFC में बड़ी तेजी देखी थी बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट। बट अभी रिसेंट डेवलपमेंट की वजह से थोड़ा सा प्रेशर आया है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, अभी नियर टर्म में साइडवेज है। स्ट्रेंथ की बात करें तो मुझे जो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स लगते हैं वो चोला फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लगते हैं। वहां आप नजर रख सकते हैं। चोला अपने 52 वीक हाई के आसपास ही है, कल भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई। तो चोला अगर खरीदारी करते हैं तो यहाँ पे 1200 का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉक 1280 निकालता है तो आपको 1330 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस का भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इस स्टॉक में भी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2000 का एक अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में 2120 निकालेगा तो फिर और तेजी बढ़ेगी। एक बार पिरामिल को भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर मूव दिख रही है संतोष को, लेकिन पिरामिल एंटरप्राइज पर भी क्योंकि उनका एक्सपोजर 1100 करोड़ की बात की जा रही थी AIF में। और लेकिन कंपनी की तरफ से भी बात आई लगभग 160-180 करोड़ का ये एक्सपोजर है। क्या एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ड्राइव कर सकता है पिरामिल को? लेटेस्ट इस नेगेटिव न्यूज़ के बाद पिरामिल पर अक्षय क्या राय होगी आपकी? जी, अब पिरामिल एंटरप्राइज का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। जो सपोर्ट था, जो रिसेंट स्विंग लो थे इसके, उसने 2 दिन पहले ब्रेक करा था 890 पे। तो 890 एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिया रखते हैं स्टॉक में। पहला कंडीशन रहेगा, कोई भी तेजी करना है 890 क्रॉस करना जरूरी है। फिलहाल 888 का क्लोज था तो मैं एक एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि थोड़ा ओवरसोल्ड है स्टॉक, शायद आपको सपोर्ट बन जाएगा 790 या 785 के आसपास। तो 2 बाय लेवल आपको ध्यान में रखने हैं, इधर ऑन डिप एट 785
790 रेंज, या थोड़ा स्टॉक स्टेबलाइज होके एक बार 900-905 के ऊपर स्टेबलाइज हो जाए तभी आप बाय करने की सोचिए। फिलहाल जब तक ये लेवल न इनिशिएट हो तब तक आप इसे मिस कीजिए, लेवल इनिशिएट होते होते आप इसे बाय कीजिए। ठीक है संतोष सर, खुलते निफ्टी को प्लस करना चाहिए क्या, निफ्टी या बैंक निफ्टी में किसी एक को? यस डिम्पी, निफ्टी की बात करें तो 21,300 से 350 थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। व्यू तो मेरा बुलिश है, लेकिन ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया उसी दिन जो परसों के दिन सप्लाई आई थी यहीं से आई थी, तो इस एरिया में आके मैं थोड़ा सा वेट करूंगा मार्केट के बिहेवियर का, उसके बाद ही ट्रेड करूंगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी 48,000 से 48,200 सप्लाई जोन था, तो वहां पर ओपनिंग होगी तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर मार्केट किसी भी प्रकार की वीकनेस शो नहीं करता तो बाय ऑन डिप का ही ट्रेड रखना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से आपको लेवल्स बता देता हूँ कि निफ्टी इस समय करीब 42 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी भी एक बार जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिए, फ्रीज लेवल होंगे उसके अंदर आपको ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखेगा, तो बहुत बड़ा गैप तो नहीं मिल रहा आज फिर से, लेकिन 350, 450, 400 इस लेवल से आके रेजिस्टेंस भी होगा। तो आज का सेशन ना आप देखेंगे टिपिकली थोड़ा डल सेशन होगा। 40 पॉइंट गैप के मिल गए, 40 पॉइंट की और गुंजाइश है, बस 40 to 60 पॉइंट और इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। देखते हैं आगे जब खुलने के बाद एक बार ट्रेड समझ में आएगा तो फिर कुछ और लेवल्स भी पता कर लेंगे। एक शेयर और पता कर लें सर से। स्नेहा, एक बार आपसे एक व्यू पॉइंट लेते हैं, आईटी कंपनी पे आपका कंफर्ट किस शेयर के साथ है, अगर आप बता पाएं तो? जी, आईटी कंपनी से हम लार्ज कैप प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि मिड कैप में एक अच्छी खासी रैली आ गई है, तो थोड़ा वैल्यूएशन फ्रंट पे एक्सपेंसिव है। वहीं जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है उनमें वैल्यूएशन फ्रंट पे काफी कंफर्ट आता है, और उसमें भी हमारी पिक रहेगी टीसीएस, क्योंकि अगर हम टीसीएस की बात करें तो लास्ट 3-4 क्वार्टर्स में उसकी डील पाइपलाइन काफी स्ट्रांग रही है, जो कि ग्रेजुअली हमें है ना प्रॉपर वॉल्यूम में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। मोरओवर टीसीएस काफी स्ट्रांग है, स्पेशली जो अभी कंपनीज है वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे ज्यादा नहीं फोकस करके जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट्स है या जो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट वाली प्रोजेक्ट्स है उन पे ज्यादा फोकस कर रही है। तो इस स्पेस में टीसीएस का काफी स्ट्रांग होल्ड है, और इसी के लिए हमें टीसीएस के जो डील पाइपलाइन है हमें बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो टीसीएस हमारी सबसे बेस्ट पिक है अमंग आईटी कंपनीज, एंड वैल्यूएशन लेवल्स पे भी काफी कंफर्ट मिलता है। टीसीएस पर आपको यहाँ अगर भरोसा है तो एक बार दूसरे आईटी काउंटर्स पे भी देख लेते हैं कि वहां पर कैसी मूव कर। संतोष, कोई आईटी स्टॉक रडार पर होगा आपके? यस, मुझे कोफोर्ज अच्छा लग रहा है। कोफोर्ज एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और 20 डे के आसपास से ही बाउंस बैक किया, और इस स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, जब भी कोई डिप आती है बहुत तेजी से बाउंस बैक करता है, तो वहाँ अभी भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं आप। 6050 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से बाउंस बैक करता है तो 6400 6450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। खैर मार्केट आज ओपन कर रहा है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखा रही था 40 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्लैट है, 60-70 पॉइंट निफ्टी के पास और रूम है चलने का। अब 100 पॉइंट आप समझ लो, यहाँ से 400 पे आके तो रुक ही जाना चाहिए। और दूसरा इसका 21,200 एक सपोर्ट एरिया भी है, तो आपके पास 80-90 पॉइंट नीचे सपोर्ट है और 150-1 पॉइंट ऊपर करीब रेजिस्टेंस है, तो आज इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा। बैंक निफ्टी 47,800 को जितना संभालेगा उतना अच्छा है, और वो कोशिश करेगा आपको 48,000 के ऊपर आज क्लोजिंग देने की। अगर मिल जाती है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी डैमेज कंट्रोल की जो प्रोसेस है वो सेकेंड डे भी कंटिन्यू होगी। निफ्टी के टॉप काउंटर्स अगर आप चेक करेंगे तो अदानी पोर्ट, एलटीआई माइंडट्री, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया जैसे शेयर्स हैं जो आज बढ़कर खुल रहे हैं। 10 सेकंड बाद मार्केट खुल जाएगा। आज जो कमज़ोर काउंटर है उसमें से एक आयुष की कॉल थी M&M शॉर्ट की, वो रेड निशान में खुल रहा है। HDFC आज शुरुआत में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिलायंस भी नहीं करेगा, आज दोनों लाल निशान में खुल रहे हैं। खैर 1400 शेयर एडवांसेस के साथ आज मार्केट की ओपनिंग हुई है। एडवांस डिक्लाइन अच्छा है, रेशो उतना बुरा नहीं है, 130 शेयर अभी डिक्लाइंस के अंदर है, लेकिन आज क्योंकि डलनेस इन द बाजार होगा, तो क्योंकि छुट्टी भी है, लंबी छुट्टी भी, फिर एक्सपायरी भी सामने खड़ी है, तो इसलिए शायद आपको जोर से एक मोमेंटम ना मिले। तो 32 पॉइंट अब सिर्फ निफ्टी ऊपर, सेंसेक्स 37 पॉइंट, बैंक निफ्टी ऑलरेडी 40 पॉइंट नीचे क्योंकि खुला ही कमज़ोर था। बस बैंक निफ्टी को एक चीज़ करनी है, 47,800 को ठीक करना है। अगर ये ठीक नहीं करता तो फिर थोड़ा देखेंगे कहीं ड्रैग ना हो जाए नीचे।
सिर्फ 16 पॉइंट की बढ़त रह गई है निफ्टी के अंदर। आप ध्यान रखिएगा, आज 21,200 एक सपोर्ट एरिया है, 21,400 एक रेजिस्टेंस एरिया है। इससे ऊपर और इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी शुरुआत से ही थोड़ी कम दिख रही है, और जैसे ही 47,800 को मेंटेन करेगा, ये करीब 200 पॉइंट आपको ऊपर लेके जाने की कैपेसिटी रखता है। 1500 शेयर एडवांसेस के साथ अभी आपके ट्रेड कर रहे हैं, इसको वॉच कीजिएगा। दूसरा, चारों पांचों बड़े शेयर्स एक बार जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। फर्स्ट रिलायंस, दूसरा HDFC, तीसरा TCS, चौथा इन्फोसिस और पांचवा L&T। इन सभी शेयर्स को आप अगर स्क्रीन से चेक करेंगे तो आपको दिखेगा इन सब में आपको जो हीट मैप है ना, एक भी शेयर अवेलेबल नहीं होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा HDFC बैंक, तीसरा दिखाना इन्फोसिस आपने दिखा दिया, चौथा TCS और पांचवा L&T। इन सब में आप ना ही परसेंटेज में ना ही एग्रेशन में गिरावट बढ़त दोनों नहीं देखेंगे। ये एक और साइन होता है बाजार का साइडवेज होने का, कि हाँ थोड़ा साइडवेज करेगा, क्योंकि लीडरशिप की थोड़ी एब्सेंस है। हाँ, मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। ये निफ्टी का हीट मैप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो बड़े वेटेज वाले शेयर नहीं होंगे आपको, वैसे शेयर्स दिख रहे हैं जो कि कैटेगरी मिड कैप है बट F&O के अंदर भी आते हैं। हाँ, और निफ्टी का भी किसी न किसी तरह से पार्ट बन जाते हैं। टाटा स्टील पे आज भसीन साहब हमको बता के गए थे। IT में विप्रो के पास स्ट्रॉन्ग बेस है, डिविसलैब एक पुल बैक का ट्रेड है, TCS, LTI, माइंडट्री, TCS, ये कुछ एक बड़े IT कंपनीज आज पार्टिसिपेट वापस से कर रहे हैं। तो इसलिए आज निफ्टी का मोमेंटम बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा अलग भी दिखेगा, और जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। अब जरा प्रियंका के पास चलते हैं, वो आपको छोटे मझोले शेयर्स का एक्शन बताएंगे, फिर मेहमानों से ओपनिंग ट्रेड होगा। ठीक है, मेटल काउंटर्स में एक अच्छी मूव दिख रही है, और थोड़े से रियल एस्टेट के स्टॉक्स भी आपको वापस दिख रहे हैं आज मिड कैप स्मॉल कैप में। आप एल्यूमिनियम काउंटर्स, नाल्को जैसे काउंटर्स देखें, स्टील काउंटर्स, सेल जैसे काउंटर्स देखें, टाटा स्टील की भी बात हो ही रही थी। तो मेटल काउंटर्स पे हमारे एक्सपर्ट्स भी बुलिश व्यू दे रहे हैं, और आपको यहाँ मूव भी दिख रही हैं। PSU बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स में मूव है। अशोक लेलैंड को बसेस का जो नया ऑर्डर तमिलनाडु, वहाँ से मोमेंटम बना हुआ है। आज संजीव जी की भी ये राय थी। जी एंटरटेनमेंट भी अनदर 1.5% की आपको मूव दिखा रहा है, और साथ ही गिरने वाले सॉफ्ट थोड़े काउंटर, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग वरुण बेवरेजेस में बड़ी मूव आई, नैम में बड़ी मूव आई थी, वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। थोड़े आज हॉस्पिटल और हॉस्पिटल काउंटर्स स्पेसिफिक, फोर्टिस, मैक्स, वहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल रही है। एक बार स्मॉल कैप में भी देख लेते हैं कि वहाँ किस तरह की मूव है। मिड कैप में तो आपको क्लियरली मेटल्स अच्छे दिख रहे हैं, कुछ काउंटर्स आपको IT के भी अच्छे दिख रहे हैं। ऑयल अपस्ट्रीम कंपनीज, रिफाइनरी स्टॉक्स स्मॉल कैप में आपको दिख रही हैं, साइंस जैसे स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, और लेकिन सारे हॉस्पिटल काउंटर्स में मूव खैर प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। मेट्रोपोलिस आज भी तेज़ है, लगातार ये 4 दिन से तेज़ है, इस पूरे हफ्ते आपको उसमें मूव दिखी है, और कुछ काउंटर्स आपके पास ब्रोकिंग काउंटर्स भी हैं, एंजल वन जैसे तेज़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये फेस ऑफ इट इस वक्त कोई क्लियर लीडरशिप किसी सेक्टर से नहीं आ रही है, लेकिन तेज़ी का मोमेंटम आपको कई सारे स्पेसेस में दिख रहा है। लीडरशिप किससे आ सकती है, कहाँ पर इस वक्त बेट्स होनी चाहिए, ये समझ लेते हैं। बताएं अक्षय, आपके आज के ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? हेल्थ केयर से 2 स्टॉक्स रिकमेंड करे थे। अभी भी डे ट्रेडिंग के लिए फार्मा स्पेस से ही मैं बने रहूंगा। तो औरोबिंदो फार्मा, जहां पे स्ट्रॉन्ग कल ब्रेकआउट देखने को मिले था, अभी फ्लैट खुला है आज, पर ब्रेकआउट हो चुका है और ये मोमेंटम पिकअप कर जाएगा डे ट्रेडिंग में। तो 1092 का करंट मार्केट प्राइस है, आप बाय कीजिए। सपोर्ट जोन है 1080 का, स्टॉप लॉस बनाइए 1075 की, और टारगेट बनेगा आपका करीबन 1125 से 1140। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में है, और ये लगातार रिकमेंडेड हो भी रहा है। ठीक है, आपको क्या पसंद आएगा यहाँ से कपिल? ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स काफी अच्छी तेजी में है, तो मेरा एक स्टॉक वहां से, और केमिकल सेक्टर में कुछ एक मोमेंटम आ रही है, स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर्स में। तो BASF एक स्टॉक है जो 3090 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है। बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट मुझे लग रहा है, तो यहाँ से मेरा बाय का व्यू बनता है। 3050 के यहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा इसका, और ऊपर में मुझे कहाँ पे इसके 4100 की अपसाइड पोटेंशियल पोजिशन देखने मिलते हैं। इमीडिएटली मैं देखता हूँ तो 3100 की अपसाइड पोटेंशियल हो सकते हैं इसके। माइक्रो कैप स्पेस से आपको समझ आ रहा है स्टॉक का। आप बताएं संतोष, आपके रडार पर इस वक्त ओपनिंग ट्रेड कौन सा है? मुझे मेट्रोपोलिस अच्छा लग रहा है, इसमें ब्रेकआउट आ रहा है अच्छा, तो मेट्रोपोलिस में नजर रखना चाहिए। स्टॉक में स्ट्रेंथ है, नीचे आप इसमें 1695 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो, ऊपर में 1775 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
सभी एक्सपर्ट्स के हमारे ओपनिंग ट्रेड्स हो गए हैं, लेकिन एक बार कुछ और स्टॉक्स फिगर आउट करते हैं। नाल्को एल्यूमिनियम काउंटर्स में भी अच्छी स्ट्रेंथ है, पूरा मेटल स्पेस इस वक्त इनफैक्ट बजिंग है। तो क्या कोई और मेटल काउंटर आप अक्षय ऐड करेंगे यहाँ से? फार्मा तो आपने बताया जी, मेटल काउंटर्स में यहाँ पे जो मेटल एंड माइनिंग स्पेस से है वेदांता, तो यहाँ पे इसका चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखने को मिली थी 2 दिन पहले, पर अभी भी जो है इसका सपोर्ट ऑफ 245 इंटैक्ट है। वापस दोबारा मौका मिल रहा है बाय करने के लिए सपोर्ट के आसपास, जहां से कल काफी अच्छा उछाल देखने को मिला था। तो वेदांता पे आप ध्यान रखिए। शॉर्ट टर्म में अब मैं 270 तक टारगेट बना के चल रहा हूँ। 250 का सपोर्ट बेस है, तो स्टॉप लॉस आपका बनेगा 247 का। ठीक है, अल कार्गो, LIC, इन सब पे न्यूज़ थी, इसकी वजह से दोनों आप अपना अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। दोनों शेयर्स 5-5% से ऊपर हैं। एक और शेयर है, जब भी स्टार्टिंग में मूव देता है मैं ज़रूर आपको नोटिस कराता हूँ, क्योंकि मेरी शीट पे अपने आप ही वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉपअप करके ऊपर आ जाता है। वो है ITI। एक बार आप लगाएंगे, 304 का भाव है, 4% ऊपर है। सिर्फ इंट्राडे स्विंग, सिर्फ फ्राइडे के लिए, और आगे पीछे किसी दिन के लिए नहीं, सिर्फ फ्राइडे के लिए। क्या इस शेयर को मैं प्लस करना चाहता हूँ? संतोष सर, एक बार जरा आप देख के बताइए। सिर्फ आज का चार्ट को छोटा कर लीजिए। यस डिम्पी, आज मोमेंटम है, तो नॉर्मली कभी कभी ये स्टॉक ऐसे होते हैं जिस दिन मोमेंटम रहता है तो एक ही दिन में 10-10, 15-15% के मुंह आसानी से दे देते हैं। और अभी भी स्ट्रक्चर अच्छा है, तो आप आज लेते हो तो मेरे हिसाब से 299 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर तेजी बढ़ती है तो 320, 330 तक की वेबसाइट देखने को मिल सकती है। ठीक है, 320 तक भी जाएगा। 299 का एक स्टॉप लॉस लगा के एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं ये, लेकिन आपकी मर्जी है। हाँ, ये मेरा कहा नहीं है, मैंने तो सिर्फ नोटिस हुआ वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, तो इसलिए मैंने आपको तुरंत इसको बता दिया आपके सामने, और एक्सपर्ट से ट्रेडिंग कॉल में भी कन्वर्ट करवा दिया। एक और शेयर है वी गार्ड। एक बार जरा आप इसको भी दिखाएंगे, 3% ये शेयर भी ऊपर है, वी गार्ड, और 300 रुपये के आसपास का शेयर होगा। यस, ये बोला। इसको शेयर को जरा अक्षय आप चेक करेंगे, वी गार्ड को। वी गार्ड में एक टेक्निकल स्ट्रक्चर देखे तो एक चीज दिख के आ रही है, उभर के आ रही है कि 285, 290 पे बार बार ये स्टॉक में बाइंग की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो थोड़ा कंसोलिडेशन में है, पर एक सपोर्ट बेस बनाने के बाद अभी पहली बार उछालने की कोशिश में है, और ये सक्सेसफुल हो जाएगा ये मान के चल रहा हूं मैं। तो ये स्टॉक लॉन्च करेगा तो ऊपर में आपको 325 से 330 ये टारगेट आपके बनेंगे वी गार्ड में। टाइम फ्रेम शायद 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन का हो, तो आप सपोर्ट के नीचे जो है 285, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस बनाइए, और 330 तक ये ट्रेड में आप टारगेट बना के चले, तो पॉजिटिव व्यू बनेगा वी गार्ड इंडस्ट्री। गेनर भी है मिड कैप का, और इसमें मूव भी है। यहाँ पर आगे फर्दर मूव दिखती है। एक बार कैपिटल गुड्स स्पेस स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सीमेंस का आपको याद होगा कि अपने एनर्जी कारोबार को अलग करने की बात थी, उसके बाद डीमर्ज करने की बात थी। उसके बाद एक मैनेजमेंट की एक एनालिस्ट मीट हुई है सीमेंस की, और जिसके में कई सारे टेकअवेज निकल कर आए हैं। इंडिया के लिए कैपेक्स आउटलुक उनका स्ट्रॉन्ग है, और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो है वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। और आप देखें पूरा कैपिटल गुड स्पेस, थर्मेक्स, सीमेंस, इनमें एक मूव है भी। खैर ये तो एक फंडामेंटल रीजन है, लेकिन टेक्निकल राय से क्या सीमेंस में खरीदारी बनती है? आप बताएं कपिल जी। बेशक, यानी जो कैपिटल गुड्स में काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिली है, और सीमेंट्स भी एक काफी अग्रेसिव स्टॉक रहा हुआ है प्राइस के परफॉर्मेंस के हिसाब से। स्टॉक प्राइस में एक दिन की अच्छी मोमेंटम आके थोड़ा सा रिट्रेस भी हुआ था। आज के दिन में भी स्टॉक 3% से ऊपर ओपन हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। आधा अपसाइड मोमेंटम उसने गवा दिया है। तो मैं देखता हूँ कि इसके 4025 के लेवल पे चल रहा है। उसका जो बेहतरीन इंट्राडे का सपोर्ट लेवल भी कहाँ ना कहाँ पे 3940 के लेवल के यहाँ पे आता है। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि वो स्टॉक प्राइस ऊपर से थोड़ा कूल ऑफ कर रहा है नीचे में। तो 3940 का अराउंड यहाँ पे बेशक एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनता है। यहाँ से मुझे कुछ रिवर्सल साइन देखने मिलती है, तो वहां पे बाय कॉल मैं रखूंगा। करंट लेवल पे मैं थोड़ा सा उसको अवॉइड करूंगा। इनफैक्ट जिस तरह से आप एफएमसीजी स्पेस के स्टॉक्स देख रहे हैं आज भी, अब आप देखें पिछले कुछ मिनटों में ब्रिटानिया है जैसे हैवी वेट्स ऑफ एफएमसीजी वो चल भी रहे हैं, और उनमें आपको कंटिन्यूस बाइंग भी दिख रही है। ब्रिटानिया इस वक्त लगभग 1.5% तेज आपको दिखाई दे रहा है, और HUL की स्ट्रेंथ आपको याद होगी, नेस्ले जैसे स्टॉक्स इस वीक में एफएमसीजी पैक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन स्नेहा, जो रूरल कंजम्पशन के स्टॉक्स हैं, डाबर, मेरिको, उनमें अभी क्या व्यू बन रहा है? क्या वहां पर, और एफएमसीजी वो स्पेस है जो ज़्यादा चला भी नहीं है, रन अप टू इलेक्शन में स्टॉक्स थोड़े फेवरेबल भी हो जाते हैं। आपका क्या व्यू होगा मिड कैप एफएमसीजी पे, रूरल एक्सपोजर वाले?
जी डेफिनेटली एफएमसीजी स्पेस हमें देखना चाहिए बिकॉज जहाँ आप रूरल की बात करी तो रूरल में ग्रेजुअली हमें एक रिकवरी दिखाई देनी चालू हो गई है एंड एट द सेम टाइम अगर हम ओवरऑल एफएमसीजी पैक की बात करें तो जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो काफी नीचे आके स्टेबल हो गए, तो कंपनीज ये बेनिफिट पास ऑन कर रही है टू कस्टमर्स, तो उसका कहीं ना कहीं हमें वॉल्यूम पे इम्पैक्ट दिखाई देगा और वॉल्यूम में ओवरऑल रिकवरी आनी चाहिए। वैल्यूएशन वाइज भी ये सब कंपनीज काफी अट्रैक्टिव है क्योंकि लास्ट ऑलमोस्ट 1-2 साल से इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, तो अब विद रन अप टू इलेक्शन हमें इनमें वापस एक खलबली दिखाई देनी चाहिए इन स्टॉक्स में। मैक्रो माइक्रो दोनों फैक्टर्स काफी सपोर्ट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली एफएमसीजी पैक में खरीदारी बनती है। ठीक है, एफएमसीजी में काफ़ी अच्छी खरीदारी बन रही है। और जैसे हम कल भी परसों भी एक्सपर्ट से बार बार यही पता कर रहे थे कि इन्फ्लेशन तो अब डरा नहीं रहा, तो फिर कौन है जो इनको रोक रहा है। और उसके बाद से आप देखिए कल परसों से ही अच्छा बेस बना के ज़्यादातर कंपनी चल रही है। आज कपिल ने भी कंजम्पशन वाले ही दोनों शेयर्स पे ज़्यादा ध्यान रखा। वो खुद कह रहे थे कि आज वोल्टास और कैस्ट्रॉल इंडिया उनकी लिस्ट में हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। बाज़ार में एक रेंज सी बनी हुई है, बाज़ार खुले हुए करीब करीब 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन इस 10 मिनट के अंदर आपको निफ्टी के अंदर कोई खास बड़ा मोमेंटम नहीं, सिर्फ 20-22 पॉइंट ही ऊपर है। इसके अलावा बैंक निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे है, जो पहले ही था एज इट इज़ है, बिल्कुल सपाट लकीर होगी। और अगर आप इंडिया विक्स को चेक करेंगे तो 1-1.5% नीचे है। वॉलेटिलिटी और कम हुई है, ये फियर कम नहीं हो रहा, विक्स कम हो रहा है। इसका मतलब बाज़ार अब नैरो रेंज की तरफ जा रहा है। तो आज आप थोड़ा इंडाइसिस से आपको ज़्यादा मन नहीं लगेगा। और दूसरा, जो ऑप्शंस ट्रेडर्स हैं ना, वो इंट्राडे ही काम करना, कैरी मत करना। एक तो मंडे की छुट्टी है, फिर ट्यूसडे तक पता नहीं क्या हो। तो आप जो भी काम करो आज सिर्फ फ्राइडे के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करो कि आज ही आज में रखना और आज ही आज में काटना है। ठीक, एक और शेयर है, उस शेयर का नाम है आइडिया सेलुलर। मैं तीसरी चौथी बार दिन में पूछ रहा हूँ, 2 दिन में। अच्छा, ये एडवांस डिक्लाइन भी अच्छा किया जिसने फायर कर दिया। आप यहाँ पे देखोगे 1:2 का रेशो है। टिपिकली ज़ोरदार मोमेंटम तब आता है जब 1:3 या 4 का होता है रेशो। या तो रेशो आ जाए या तो मोमेंटम आ जाए, आप अपने आप से चेक कर लोगे। ऐसा नहीं कि पहले यहाँ दिखेगा बाद में वो चलेगा, पहले वो चल भी सकते हैं, बाद में यहाँ पे आपको दिख सकता है। तो दोनों केसेस में ओपन होता है ये। ठीक है, एक आइडिया के हम बारे में डिस्कशन कर रहे थे, अभी 1% ऊपर है। पोजिशनली थोड़ा रखना चाहता हूँ। संतोष सर, आपसे कल पूछ नहीं पाया था, तो ज़रा देख के बताइए। मैं पोजिशनली रखना चाहता हूँ, मेरा टारगेट 20% से ज़्यादा के प्रॉफिट का है आइडिया में। यस डिम्पी, नॉर्मली हम स्टॉक को हमेशा अवॉइड करने का ही बोलते हैं, लेकिन पिछले कहीं कुछ सेशनों से इसमें एक अच्छा मोमेंटम बना है, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। ऊपर में इमीडिएट बेसिस पे जो इसका रेजिस्टेंस है 16.80 रुपए से 17 रुपए के आसपास आ रहा है, तो वहां तक का टारगेट तो लग रहा है मुझे कि वहां तक आ सकता है। वहां जाकर इसमें मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर उसके ऊपर निकलने के बाद ही कोई तेजी बनेगी। बट अभी वो काफी दूर है, तो करंट लेवल से कोई पोजिशनल बेसिस पे खरीदारी करता है तो खरीदारी करना चाहिए। उसके लिए स्टॉप लॉस भी वेल डिफाइंड है, नीचे 12.50 रुपए का। ठीक है सर, एग्री। सर, एक TTML को आप और चेक करोगे? TTML टेलीकॉम से जुड़ी हुई कंपनी है, टाटा की, टाटा टेली महाराष्ट्र के नाम से है। 92 रुपीज़ का होगा TTML। यस डिम्पी, अभी मोमेंटम है, बट मैं इस तरह के इससे अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ऐसे स्टॉक से जो चल भी सकते, और अगर गलती से फंस गए तो आप शायद सर्किट में निकल भी नहीं पाओगे। स्टॉक में मोमेंटम जरूर है, सो जो बहुत एग्रेसिव बिड लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 84.5 का। अदरवाइज स्टॉक को अवॉइड करें, बेटर होगा। ठीक है, ओके। इस बीच कुछ स्टॉक्स फार्मा स्पेस के लार्ज कैप्स डीवीज लैब और डॉक्टर रेड्डीज को भी देखते हैं, क्योंकि फार्मा फ्लेवर में है ही। तो क्या यहाँ पर भी एक, क्योंकि बाजार बहुत क्लियर डायरेक्शन भी नहीं दे रहा है। अब आप देखें तो लाल निशान में स्लिप हुआ है निफ्टी भी, और बैंक निफ्टी भी लगभग 125 पॉइंट्स नीचे स्लिप हुआ है। तो क्या ऐसे में थोड़े फार्मा डिफेंसिव बेट्स को भी रखना चाहिए? फार्मा स्टॉक्स के डॉक्टर रेड्डीज या डीवीज लैब जैसे काउंटर्स कैसे दिखते हैं आपको इस वक्त एक हेज्ड पोजीशन रखने के लिए, कपिल? जी, बेसिकली फार्मा स्टॉक्स में जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो आई थिंक अक्षय का भी एक कॉल था ज़ायडस लाइफ पे। तो ज़ायडस लाइफ में एक अच्छा ब्रेकआउट हमने देखने मिला हुआ है। मीन्स काफी महीनों तक स्टॉक ने 670 का लेवल का एक रेजिस्टेंस लेवल था, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, और जो आपका ब्रेकआउट हुआ था ना, वो
काफी भारी भरकम वॉल्यूम के बेसिस पे किया हुआ था और आज फिर से एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन मुझे देखने मिल रही है। तो जायडस लाइफ पे मेरा एक बाई का व्यू रहेगा और जो इसके शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देखते हैं, इंट्राडे के हिसाब से भी देखते हैं, तो कहाँ ना कहाँ पे इसका स्टॉप लॉस मुझे 665 का देखने मिल रहा है और ऊपर में स्टॉक के जो अपसाइड पोटेंशियल होंगे वो कहाँ ना कहाँ पे 700 से लेकर 705 तक हमें देखने मिल सकती है। तो जायडस लाइफ मेरी चॉइस रहेगी। जाइडस लाइफ आपकी चॉइस रहेगी। संतोष, जिस तरह की स्ट्रेंथ इस वक्त आपको एफएमसीजी काउंटर्स दिखा रहे हैं और बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल भी है, बहुत क्लियर डायरेक्शन नहीं है, बहुत फास्ट चर्निंग हो रही है, कोई स्टॉक जो एफएनओ का भी, हालांकि कई सारे एफएनओ और लार्ज कैप्स चल रहे हैं, जिसमें आप एक ऑप्शन का ट्रेड भी सजेस्ट कर सकते हो क्या? टाटा कंज्यूमर या एचयूएल, ये दो फेवरेबल स्टॉक्स होंगे जैन सीरीज के लिए? यस प्रियंका, हम स्टॉक्स की बात करें तो एचयूएल अभी इतना चला नहीं है, बेस बहुत काफी स्ट्रांग बना लिया है इसने 2450 के आसपास। मुझे लगता है ये स्टॉक परफॉर्म कर सकता है, ऊपर में 2700 तक की रैली दिखा सकता है। तो अगर कोई जनवरी का कॉल ऑप्शन लेना चाहे तो ले सकता है, मैं स्ट्राइक भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो एचयूएल का आप 2600 का कॉल ले सकते हो, अभी 2580 का कॉल ले सकते हो। उसका रेट की मैं बात करूँ तो 1 मिनट में रेट देख के बताता हूँ। यस, 2580 का कॉल ऑप्शन 65 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ पर आपका 50 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 100 रुपए का इमीडिएट टारगेट है। 100 रुपए के ऊपर निकलता है तो 115 रुपए का नेक्स्ट टारगेट लेवल रहेगा। इंटरेस्टिंग है एचयूएल की कॉल। ये 2580 की स्ट्राइक भी आप देखेंगे तो बिल्कुल एट द मनी ही बन जाएगी वो मोटा मोटी, और 100 रुपये तक का टारगेट है। एक बार लिख लीजिए सामने, अगर आप प्लेट बना सकेंगे तो। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, 2580 की स्ट्राइक की कॉल एचयूएल की, टारगेट 100 रुपया और 50 रुपया इसका स्टॉप लॉस। एक बार अपना संतोष सर लेवल्स वापस से चेक करोगे क्या? ये एचयूएल के इस कॉल के बार लेवल्स वापस से चेक करोगे? अच्छा, जैन की है ना, तभी तो कहें हम रेट थोड़ा अलग क्यों आ रहे हैं। ठीक है, जनवरी की है, जैन के ठीक है। दिसंबर वाली मत दिखाओ, दिसंबर वाली तो 12.5 रुपये है और वो तो परसों तरसों ख़त्म भी हो जाएगी, इसको हटा दो आप। तो एचयूएल की इस कॉल को नोटिस करा के वापस से प्लेट बना हिमांशु, और उसमें 2580 की स्ट्राइक लिखो, 100 रुपये का टारगेट है, 50 रुपये का स्टॉप लॉस है, एट द रेट 65 रुपये में लेनी है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक सौदा एचयूएल का कंफर्म है। आप जब इस तरह का ट्रेड ढूंढे ना, उसको अच्छे से नोट कर लें, लिख लें, और अगर आपको जमता हो ना तो आप ट्रेड भी ज़रूर करें। देखने के लिए ना हो सौदा, वो ट्रेड करेंगे तभी तो आप मार्केट का आनंद ले पाएंगे, नहीं तो फिर तो आई गई बात हो जाएगी, बस सुना एक कान से सुना दूसरे से निकल जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। आईटीआई करीब करीब अब 6% की तरफ तो बढ़ गया है, देखते हैं आज कम से कम 10 तो आ जाना चाहिए जिस हिसाब से मोमेंटम है। लेकिन मोमेंटम थोड़ा रुक इसलिए रहा है क्योंकि बाज़ार के अंदर बड़ा एक स्टीम नहीं है आज, बिल्कुल फ्लैट निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको वैसी रेंज में दिखेंगे। TTML के बारे में पता कर लिया, वीगार्ड पता कर लिया, एक और शेयर है वो है RCF, 3% ये शेयर भी ऊपर है। एक बार स्नेहा, अगर आप हमारे साथ हैं तो एक केमिकल एंड फर्टिलाइजर वाली कंपनीज पे आपका टेक क्या है? ये केमिकल जो फर्टिलाइजर कंपनीज है, आप डेफिनेटली उसमें शॉर्ट टर्म व्यू से खरीदारी बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ाने की बात की है। तो इनमें एक हमें पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देगा। मोरओवर जो क्रॉप प्राइसेस है काफी फर्म अप हो रहे हैं, तो H2 में इनके जो नंबर्स है फर्टिलाइजर कंपनीज की, वो एक हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें डेफिनेटली एक एंट्री ली जा सकती है। ठीक है, एक बार केपीआई ग्रीन को भी देखते हैं। वहां पर भी क्यूआईपी की न्यूज़ है जिसके चलते एक मोमेंटम होना चाहिए। केपीआई ग्रीन पर इस वक्त कहाँ एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहिए कपिल? अभी का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा रहा हुआ है, जो इमीडिएटली रिट्रेसमेंट स्टॉक का आया हुआ, जो कल ने स्टॉक ने अपना जो लो लेवल संभाला हुआ है, काफी एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे था और मूविंग एवरेज का भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल था। आज थोड़ा सा हमें एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन यहाँ पे देखने मिली हुई है। हालांकि डेली चार्ट पे तो अभी भी रेड कैंडल देखने मिला हुआ है, लेकिन अभी के हम देखते हैं तो आपके स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स काफी अच्छे मूव कर रहे हैं, और ये भी आई थिंक इसी सेक्टर से वो बिलोंग करता है। तो इसके चलते हुए मुझे लगता है कि इसमें ट्रैक्शन आना चाहिए, तो बुलिश कंटिन्यूएशन साइन रहनी चाहिए। और इमीडिएटली जो अपसाइड मोमेंटम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो कहाँ ना कहाँ पे 1400 जो पिछले 3-4 दिनों से वो स्टॉक प्राइस जहाँ पे स्टक कर रहा है, तो वहां तक फिर से चेस करे, फिर से रीटेस्ट करे, उसकी गुंजाइश बनती है। तो 1400 के अपसाइड के लिए देख सकते हैं।
ठीक है, ये तो केपीआई ग्रीन पे बात हुई, लेकिन आईएफएल फाइनेंस अनदर 6% और कई सारे बंच ट्रेड लगे हैं, लगभग 5.8% की इक्विटी एक्सचेंज हुए हैंड्स भी। और फर्दर इसका कहाँ पर एक सपोर्ट दिखता है? काफ़ी गिरा है ये 2-3 दिन में। अगर आप इस हफ्ते का ही चार्ट देखें आईएफएल फाइनेंस का, लगभग 12-13% ये टूट चुका है। और ये क्लियरली वो जो एआईएफ की जो नॉर्म्स हैं उनके एक्सपोजर को लेकर इसको एक फ़र्क पड़ रहा है। आईएफएल फाइनेंस, इडलवाइज, पिरामिल, इन सब स्टॉक्स की बात हो रही है। 7 दिनों में लगभग 16% ये टूट चुका है। इसका बड़ा सपोर्ट कहाँ है संतोष? यस प्रियंका, आईएफएल में आज तेज गिरावट है। 555 इमीडिएट सपोर्ट है, आज उसके आसपास लो लगा। 555 तोड़ता है तो 520-25 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा, वहां से प्रोबेबली इसको बाउंस बैक करना चाहिए। तो स्टॉक में वीकनेस है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो उनके आसपास आ रहा है, तो कुछ टेम्परेरी रिलीफ बाउंस बैक देखने को जरूर मिल सकता है। बट अभी कोई बड़ी तेजी के सिग्नल्स तो नहीं दिख रहे। स्टॉक शायद इन लेवल्स पे कंसोलिडेट करने लगेगा। देखिए, आज ना मार्केट थोड़ा डल है। मेरे पास स्टॉक्स तो खैर थोड़ा वैसे भी लिमिटेड है पूछने के लिए, और मैं पूछूंगा भी कम। बट फिर भी आप जिन शेयर्स के साथ है ना, उनके अपने स्टॉप लॉसेस को चेक करो। आज वापस से रेजिस्टेंसेस को चेक करो, कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ। सपोर्ट्स को चेक करो, अगर आपने ले रखा है माल तो ठीक है। ये आज का दिन ना नया माल भरने का नहीं है, आज का दिन सिर्फ चेक एंड वैल्यूएशन करने का दिन है। आप सारे ट्रेड अच्छे से चेक करो, और जो ट्रेड आपको नए मिल रहे हैं, मान लीजिए HUL एक आपको मिल गया, जैसे कॉल आपको मिल गई, तो आप अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन चेक करो कि मैं इस कॉल को प्लस करूंगा, कहीं मैं कुछ मुश्किल में तो नहीं फंस रहा, और मैं इस चर्निंग का बेनिफिट ले रहा हूँ, मेरे पास कोई और FMCG कंपनी है कि नहीं है। ये अपने आप से क्वेश्चन, आप ही गुरु आप ही चेला बनो, अपने आप ही गुरु बन जाओ, अपने आप को बताओ आंसर दे के, और अपने आप ही चेला बन जाओ। 10 क्वेश्चन अपने आप से पूछो। आज मैंने मार्केट का आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कई सालों का। मेरे को स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए 23 साल हो चुके एथिकली देखा जाए तो, और टीवी जर्नलिज्म में 15 साल से ऊपर। तो कई बार ना ऐसा दिन आता है जब आप ना ट्रेड ना करो, आप सिर्फ चेक करो, सिर्फ देखो। कुछ फीलिंग मेरे को आज के दिन की वैसी आ रही है कि आज ट्रेड करने का अच्छा दिन नहीं है, आज सिर्फ चेक करने का दिन है। शांति से चेक करो कि हम कहाँ पे गलत है, और थोड़ा बहुत लेना भी हो, शुभ मुहूर्त करो, अपना काम करो, इसमें कोई मनाही नहीं है। 2 शेयर एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आना, दोनों 50 रुपये से नीचे हैं, और इन दोनों शेयर्स को मैं थोड़ा रखूँगा। पहला शेयर का नाम है सुबेक्स। एक विंडो में सुबेक्स काटना, जिसकी कीमत इस समय 35.5 रुपये के आसपास है। एक विंडो में IFCI काटना, जिसकी कीमत करीब 29 रुपये के आसपास की है। बीच में मेरे को रख दो, बाद में गेस्ट को डाल देना। सर, इन दोनों शेयर्स पे आपके रिकमेंडेशन क्या है? संतोष सर, ये मैं सवाल आपसे ही पूछूंगा। मैं थोड़ा पोजिशनली इन दोनों को रखूँगा, सुबेक्स को और IFCI को। आप दोनों भी गिरा सकते हो, आप दोनों पास भी कर सकते हो, दोनों में से कोई एक भी दे सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, पूरी फ्रीडम है। पहले हम सुबेक्स को डिस्कस कर ले तो काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन पीरियड में, आप नीचे देखोगे तो 30 रुपए, ऊपर में 40-42, ये एक रेंज में अटका हुआ। जैसे ये 40-42 की रेंज क्रॉस करेगा तो मुझे लगता है कि एक तेजी देखने को मिल सकती है स्टॉक में 55 रुपीज तक की। तो वेट करें, अगर अभी कोई प्रीएम्प्टिव ट्रेड लेना चाहता है तो आप 30 रुपीज के स्टॉप लॉस ले सकते हैं। दूसरा, आपने IFCI पूछा। IFCI में एक रिसेंटली मोमेंटम बना हुआ है, और कल के डिप के, परसों के डिप के बाद फिर से बाउंस बैक करा, तो मुझे ये रिलेटिवली बेटर लगता है। अभी वैसे भी PSU स्टॉक्स बज कर रहे हैं, तो शायद इस मोमेंटम में ये स्टॉक भी आउट परफॉर्म करने लगे। तो नीचे इसमें आप 25 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये चलता है यहाँ से तो 35 रुपए, 36 रुपए का पहला टारगेट रहेगा। 36 क्रॉस करता है तो 44 रुपीज नेक्स्ट टारगेट लेवल रहेगा। यानी कि दोनों पे कुल मिला के आपने बाय की राय दी है। दोनों के टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको मोटा मोटी पता लग गया सर से। थोड़े थोड़े डीप हैं स्टॉप लॉसेस, इसलिए मैं बोलूँगा एक दिन में एक प्राइस पे मत लिया कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा प्राइसिंग नीचे मिले, वॉल्यूम एडजस्ट करके आप इसको ले लेना, सुबेक्स और IFC। इसलिए मैंने बार बार पता किया है शेयर। मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि नए शेयर आपकी प्लेट में डालूँ ही नहीं, जो ऑलरेडी डला हुआ है बस उसको सजा के थोड़ा और आपको खाना रखें आपके सामने। बस नया खाना डालेंगे ना तो जो पुराना है वही अच्छे से नहीं मैनेज हो पाएगा। ठीक, एक दो शेयर जरा मैं टॉप काउंटर्स में से आता हूँ जो कि बड़े बाजार के शेयर है। डिविस लैब है, आज के 2% शुरुआती मूवमेंट के बाद ये इंडिकेट कर रहा है कि अपनी गिरावट को धीरे धीरे करके रोकेगा और वापस ऊपर लेके आ सकता है। अक्षय, क्या डिविस लैब के इस पुल बैक पे आपको ट्रस्ट हो रहा है? और ये पुल बैक आज का जो 2% का, ये 10% 15% के पुल बैक में कन्वर्ट होने के लिए जाएगा?
जी बिल्कुल, अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें डिवीज लैब का तो बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। इन द सेंस अगर मंथली चार्ट देखें तो पिछला मंथ बहुत ही एक आउट परफॉर्मर रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। अभी आगे जाके एक पॉसिबल ब्रेकआउट के कतार पे है, ब्रेकआउट का पॉइंट बनेगा इसका 3850 पे, और मैं मान के चल रहा हूँ कि जनवरी में आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो अभी एक्यूमुलेशन वाला स्टेज है। अगर आप डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी देखें कैश में तो ये स्टॉक पॉसिबली एक डिलीवरी एक्यूमुलेशन जोन में है। 36 और 38 रेंज है जहां पे एक्यूमुलेशन जोन हो रहा है स्टॉक में। क्लियरली आपको इस वक्त ट्रेंड्स नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बाजार में जो मूव्स 20-25 पॉइंट्स की इंडेक्स पे आ रही है वो लूज पे हो रही है, लेकिन ऐसे में जो स्ट्रेंथ काउंटर्स हो रहे हैं उनमें फार्मा के काउंटर्स क्लियरली है, मेटल स्पेस काउंटर्स क्लियरली है, और इनफैक्ट कोल इंडिया फिर से एक छोटा सा ब्रीदर लेके अब 364-365 के पास पहुंच गया। इसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे क्लोजिंग में कपिल कि ये जो परसों एक डिप आया उसमें जिसने पार्टिसिपेट किया होगा उसको लगभग 10-15 रुपए ऐसे ही मिल गया। 375 तक के टारगेट की उस वक्त बात हो रही थी। आपके ऊपर के लेवल्स क्या हैं कोल इंडिया पर? जी, स्टॉक ने काफी बड़े बड़े जो पड़ाव थे, बड़े बड़े जो मंथली चार्ट के रेशियोज है उसमें काफी इजीली उसने सरपास किया हुआ है, और जो अभी का भी जो लेवल था 360 के लेवल के अराउंड था वहां पे भी हमें सरपास होते हुए देखने मिला हुआ है। स्टॉक का अभी मंथली चार्ट पे भी मैं इसका नेक्स्ट बेस्ट रेशियोज देखता हूँ तो कहाँ ना कहाँ पे मुझे 380 के लेवल के यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, तो यहाँ तक कि इसके मोमेंटम चेस होने के काफी ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप 500 करोड़ की है, लेकिन मार्केट कैप, लेकिन इस स्टॉक में मूव आप लगातार देख रहे हैं। इसमें 28 रुपए से मूव चलते चलते 40 रुपए हो गई और ये सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही अच्छी खासी ये मूव आई है। क्या इसे इन लेवल्स पर ऐड करना चाहिए? स्ट्रेंथ है क्या इस काउंटर में फर्दर, संतोष? संतोष आप चेक कर रहे हैं इस काउंटर को? पहले बताने से थोड़ा वॉल्यूम कम जी। सॉरी मैं म्यूट पे था। शिवम ऑटोटेक की बात करें तो इसमें अभी मोमेंटम बना हुआ है, तो जिस आपका स्ट्रक्चर एक प्ले किया जा सकता है। वैसे मैं इस तरह के स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह देता हूँ, बट अभी जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है अगर आप रिस्क लेना चाहे तो छोटा स्टॉप लॉस आपके लिए 39.5 का बनेगा। यहाँ से ऊपर का जो टारगेट आ रहा है 48 रुपीज तक का आ रहा है, तो इस मोमेंटम को कोई चेस करना चाहता है तो कर सकता है। पर हम भी दे रहे हैं कि मार्केट कैप भी कम है, वॉल्यूम भी कम होता है, लेकिन क्योंकि हाईलाइट करना ज़रूरी था, एक महीने में ही आप देखें तो लगभग 40% काउंटर चल चुका है। सो दैट वाज द ओनली पॉइंट वी वांटेड टू मेक। कंपनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करती है, ट्रांसमिशन गियर्स और शाफ्ट्स बनाती है, और इस वक्त अच्छा एक मूव बना हुआ है इस पूरे स्पेस में। ओवर टू यू डिम्पी। एक सिमेंस पे एक रिपोर्ट भी है एक्चुअली आज, और वो जेफरीज की रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं कि हमारा 5,000 रुपये तक का टारगेट है, जेफरीज ने बोला है। सिमेंस एक बार स्क्रीन पे लेके आई तो एक बार ज़रा आप इसको चेक करेंगे। आज ये खुला ठीक था लेकिन उसके बाद अपने मेंटेन नहीं कर रहा। शायद इसी रिपोर्ट के बदौलत इसको एक गैप भी मिला, लेकिन इस गैप को पूरी तरह से मेंटेन नहीं हो रहा। एक बार चेक करेंगे कपिल आप सिमेंस। जैसे मैंने देखता हूँ कि कैपिटल गुड्स का सेक्टर काफी अच्छा था और काफी टाइम पहले चला भी था, बाद में थोड़ा सा पॉज लिया, अभी फिर से एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रहा है। स्टॉक ओवरऑल पोजिशनल पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा लग रहा है, बट जस्ट मैं इसको स्टॉक के साथ नेगोशिएट कर सकता हूँ ऑन द डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि जो इंट्राडे के चार्ट पे जो ओपन हुआ था और रेजिस्टेंस पे ही आया और रेजिस्टेंस से हमें रिएक्शन देखने मिला हुआ है, तो इसका जो नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल मुझे जहां पे देखने मिलता है वो 3,940 के यहाँ पे ही देखने मिलता है। तो स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा मुझे डिस्काउंट और मिल जाए तो मेरा एंट्री लेवल थोड़ी सी और किफायती हो सकती है। तो मैं उसी गुंजाइश में मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा नीचे में बाई की अपॉर्चुनिटी इसमें जनरेट हो सकती है। ठीक है, डन। अलग अलग स्टॉक्स फिर से आप देखिए मैं फिर से आपको इंडाइसेस दिखा देता हूँ। वजह मैं सिर्फ यही बात बताना चाह रहा हूँ कि आप छोटे आज स्विंग का बेनिफिट लेना है तो फिर ठीक है, अदरवाइज और जो भी इंट्राडे काम करना, हाँ कैरी मत करना आज का दिन। और दूसरा, बैंक निफ्टी अभी आपको ना लाल निशान में दिख रहा है। अगर थोड़ी देर निफ्टी हरे निशान में टिक गया ना तो ये भी रिकवर करेगा, और ये 47800 ध्यान रखिएगा, 47,800 के ऊपर आते ही ये रिकवरी फास्ट भी करेगा। जब तक नहीं आ रहा तब तक तो रियल में ही रहेगा, एक बार आ गया तो फिर रिकवरी भी ये भी करेगा। जो इनिशियल डाटा है ना वो भी थोड़ा ठंडा है, थोड़ी देर में और बनेगा तो इसके बारे में जिक्र होगा। आज का दिन गेल का भी अच्छा है, 2-3 दिन से उसने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है। सिर्फ 2 दिन का गेल का चार्ट दिखाना स्क्रीन पर आप, और मेरे को वापस से 150 तक के टारगेट लगते हैं। जाते जाते वैसे रुक गया था, 148 से घूम के आ गया, ये फिर से 142 आ गया, 148 से 150 की तरफ जा रहा है क्या, जरा चेक करते हैं। 2 दिन का चार्ट आपकी स्क्रीन पर।
एक बार आप जरा चेक करेंगे अक्षय, गेल 150 तक के टारगेट। जी, गेल में पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है, रिसेंट फॉल में वापस आपको लेने का मौका दे रहा है, डेरिवेटिव पोजीशनिंग भी स्ट्रांग है, तो 138 का सपोर्ट बेस है, 150 का टारगेट एरिया है, तो गेल बाय करने की राय रहेगी, पॉजिटिव व्यू मेंटेन करूंगा। तो एक गेल पर, लेकिन आप प्राइमरी मार्केट से एक नया एंट्रेंट जो आने वाला है वो है आज़ाद इंजीनियरिंग का। आईपीओ में आज पैसा लगाने का आज आखिरी दिन भी है और आईपीओ को अब तक ठीक ठाक रिस्पांस भी मिला है। 2 दिनों में आईपीओ 11 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है और हमारे साथ अब कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर विष्णु मालपानी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग मिस्टर विष्णु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा रिस्पांस मिला है 2 दिन में आपके इशू को। एक सवाल आपसे, खैर सवाल तो बहुत सारे होंगे कि इस कैपेक्स का और ये जो फंड फ्रेश इशू होगा इसको आप कहाँ का यूटिलाइज करने वाले हैं, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट सबसे पहले जो एक नज़र जाती है कि आपकी कंपनी में बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। इतना इंटरेस्ट नॉन स्पोर्ट्स आई मीन कंपनी में इतना एक्सपोजर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का इतना बड़ा इंटरेस्ट होने की बड़ी वजह क्या है? देखिए मतलब द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू दैट वुड बी कि हम लोग करीब 1 से 1.5 साल पहले जब कैपिटल रेज कर रहे थे तो अमॉन्ग्स द लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स वी आल्सो हैड इंटरेस्ट फ्रॉम सम ऑफ दीज सेलिब्रिटीज, तो फ्रॉम द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी। तो बोर्ड ने डिसीजन लिया था कि वी कैन आल्सो लुक एट दीज शेयर होल्डर्स, so that is it. I think there is nothing more to it because also even the investment that you see, it's actually very very small. So when there was a request that came in from the other end, the board took a decision of having them as shareholders. So that's it. जी, हमारा business is, we are in the business of making critical parts, which are life critical and that. So obviously in our business, since it's not a B2B business, we obviously do not have any inclination towards these, but yeah. हाँ जी। ठीक है विष्णु, बाय द वे आपका नाम बहुत अच्छा है और आज महज एक इत्तेफाक भी आप समझिए कि आज एकादशी भी है, तो आपका नाम विष्णु ही है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे आज के दिन वापस से बात हो रही है। तो एक चीज़ और मेरे को बताइए, मेरे पास जो जानकारी है वो करीब 240 करोड़ रुपए का फ्रेश कैपिटल आप रेज़ कर रहे हैं। मेरे को थोड़ा ये बता पाएंगे कि इसमें आप डेट और कैपेक्स में कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। रकम छोटी है, इस रकम में भी 2 हिस्से हैं, डेट भी उतारोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करोगे, तो कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है? 40 करोड़ का जो रेज कर रहे हैं उसमें करीब 138 करोड़ का 10:45 हुआ तो 10 o'clock तक मैं पेमेंट है और जो 60 करोड़ है वो केपेक्स में डिप्लॉय हो रहा है एंड जो बाकी कैपिटल है वो द सेकंड थिंग इज मेरा मीटिंग हो रहा है सुबह का, मींस काफी सारे रिपोर्ट तो रिलीज करनी होती है, सो दैट इज ओके, ऑल राइट विष्णु, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं इसलिए आपको बीच में ही रुकना पड़ा, लेकिन बड़े आप एक बार हम आपसे आपके नीश क्लाइंट्स का बिजनेस मॉडल की भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहेंगे। आप 240 करोड़ फ्रेश कैपिटल रेज कर रहे हैं और ऑफ कोर्स डेट रिड्यूस करना एक बड़ी प्रायोरिटी होगी, कैपेक्स प्लान्स होंगे, लेकिन थोड़ा आप हमें अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें। आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी नीश कैटेगरी के हैं, आपके कंपेटिटर्स कौन हैं और आपका कितना बड़ा मार्केट शेयर है? जी, देखिए हम बनाते हैं हाईली इंजीनियर्ड क्रिटिकल पार्ट्स जो कि लाइफ क्रिटिकल और मिशन क्रिटिकल होते हैं। तो हम कंपोनेंट्स बनाते हैं 3 सेक्टर्स के लिए, एनर्जी सेक्टर के लिए, और एरोस्पेस एंड डिफेंस के लिए और ऑयल एंड गैस के लिए। तो इन तीनों सेक्टर्स में हम ग्लोबल ओईएम्स के साथ काम करते हैं। आज करीब 80% हमारा जो रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट से आता है। हम 15 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं एंड करीब 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के थ्रू हम हैदराबाद में ही बनाते हैं। Because we are seeing a big growth in the sector that we are operating, we are coming up with 2 large plants. So हम करीब 8x capacity और add कर रहे हैं जो कि by FY26 add हो जाएगी and then it will also get integrated into our business. So ये है, अगर आप financials देखें तो हमने करीब FY21 में 122 करोड़ डिलीवर किया था, FY23 which is last year हमने 250 करोड़ का रेवेन्यू डिलीवर किया है at an EBITDA of 31.2% adjusted EBITDA. This year, H1, we've already done 158 crores at a 33.3% EBITDA. And हमने already इस साल करीब 26 करोड़ का पैट डिलीवर किया है in the H1 year. तो हमारा जो बिजनेस है वो इस सेक्टर्स के टॉप क्लाइंट्स के साथ आता है। जैसे एनर्जी में टॉप क्लाइंट्स हैं जी, मित्सुबिशी एंड सीमेंस, जो 70% इस पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। हम एज ए टियर 1 उनके साथ काम करते हैं और ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा
स्ट्रिंजेंट बैरियर्स के साथ है, तो आपको काफी समय लगता है इस इंडस्ट्री में ऑनबोर्ड कस्टमर को करने के लिए और क्वालिफिकेशंस खत्म करने के लिए। तो हमने करीब 15 सालों में वो सारे बैरियर्स क्रॉस करे। नाउ वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ इन आवर कंपनी। हमारा जो कंपटीशन है जो आपने पूछा था, देखिए ऑन अ प्रोडक्ट लेवल वी डू नॉट हैव अ डायरेक्ट कंपटीशन इन इंडिया। सेक्टरली ऑब्वियसली यू कैन कंपेयर अस विद अदर कंपनीज इन द aerospace and defense sector, but at a product level we have competition only from China, Japan, Europe, USA and Korea. इंडिया में हमारा कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि वी आर अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ ऑल ऑफ दीज OEMs जिनके बारे में बता रहा था। इंटरेस्टिंग। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया में कोई खास बड़ा कंपटीशन नहीं है, और मैं इस चीज़ की तारीफ भी करूँगा कि आपने बड़ी मेहनत से अपने फर्स्ट फेज़ को कंप्लीट किया जब आप कई मल्टीनेशनल कंपनीज़ के पैनल में यानी कि ऑन बोर्ड हो चुके हैं। विष्णु, यही चीज़ अच्छी दिखी भी मेरे को आपके इस जवाब में भी। बस मेरे को इतना पता करना है, जब आप इतने नीश हैं, इंडिया में कोई कंपटीशन नहीं, ग्लोबल सेटअप के साथ है, तो आपके मार्जिन्स क्या रहते हैं? ये क्या मार्जिन्स आपके ग्लोबल सेटअप जैसे ही हैं, या फिर इंडिया में इंडिया की कंपनी की होने की वजह से आप थोड़े मार्जिन कम करके बिजनेस को अच्छा ले आते हैं? विष्णु, आवाज आ रही है आपको? शायद डिस्कनेक्ट हो गए। एक बार हम वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाएंगे तो ये वापस उनसे सवाल पूछेंगे। एक बार पीछे ज़रा डिस्कनेक्ट कीजिए और वापस से कनेक्ट कीजिएगा उनको। और दूसरी बात यह है कि बाज़ार इस समय आ गया डेज़ हाई पे, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बैंक निफ्टी कहा था कि थोड़ी देर अगर निफ्टी यहाँ रुक जाएगा ना, तो आप बैंक निफ्टी को हरे निशान में देखेंगे। करीब 70-80 पॉइंट की गिरावट थी, अब आप बैंक निफ्टी 15 पॉइंट ऊपर आ गया। ये सिर्फ 47,800 के ऊपर अगर आज टिका रहेगा ना, तो एक कम से कम आज 48,000 को टच करने के लिए जा सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है, लेकिन ये टिक जाना चाहिए। बैंक निफ्टी ना आपको थोड़ा मूड आपका ख़राब करेगा, और अगर ये टिक गया तो सबसे बेहतरीन ही मूड आपका यही करेगा। तो इसलिए ज़्यादा वॉलेटाइल लोगों को बैंक निफ्टी चेक करनी है, थोड़े कम वॉलेटिलिटी वाले लोगों को निफ्टी चेक करनी है, और इन दोनों से अगर बचना है तो फिर स्टॉक्स चेक करो। अच्छे अच्छे शेयर्स पकड़ो, काम आएंगे। जैसे मैं कल ही और आज में अगर आप देखोगे, आइडिया अब 2% ऊपर आ गया। ठीक है, ITI हम डिस्कस कर रहे थे, डिविस लैब भी हम डिस्कस कर रहे थे। आप वो सारे शेयर्स एक बार जरा वापस से स्क्रीन पे दिखाओ जिनके बारे में अभी जिक्र भी हो रहा था। सारे शेयर्स बकायदा डेज हाई के आसपास आके ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, कैस्ट्रॉल इंडिया आज के हमारे मेहमान की ट्रेड था, कपिल की ट्रेड था कैस्ट्रॉल इंडिया। अगर हमारे मेहमान विष्णु जी कनेक्ट हो गए तो एक बार मेरे को ज़रा बताइएगा। एक क्वेश्चन उनसे ज़रा मार्जिन्स वाला ले लेंगे, फिर उनको फॉर्मली थैंक यू भी करेंगे। MRPL ऊपर आया 5%, है ना। LICI जिस पे आज एक खबर आई वो करीब 5% ऊपर है। इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कुछ चेंजेस हुए हैं। इसके अलावा ITI करीब 5% ऊपर खड़ा हुआ अभी भी। थर्मेक्स ऊपर आया 4%। सीमेंस वाली रिपोर्ट का इम्पैक्ट रब ऑफ थर्मेक्स पर भी पड़ता है, कई मामलों में वो पीयर है इसका। सेल 112 भी चल रहा है। तो कुछ अच्छे सिलेक्टिव शेयर रखिए। 81 पॉइंट ऊपर है। ओके ठीक है, कुछ टेक्निकल ग्लिच ही ऐसा है कि विष्णु जी से वापस बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। जितनी भी बातचीत हुई इससे आपको थोड़ा सेंस लग गया होगा इस IPO के बारे में। आगे बढ़े। एक और शेयर है PPL फार्मा, जिसको हम पिरामिल फार्मा कहते हैं। 136 रुपये का है, आज 5% ऊपर है। एक बार रिकमेंडेशन पता करते हैं संतोष सर से। संतोष जी एक बार जरा चेक करेंगे पिरामिल फार्मा। यस, पिरामल फार्मा की भी बात करें तो ये एक कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। लोअर लेवल से एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी देखने को मिला है इस काउंटर में, बट परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन अब एक लोअर लेवल से बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया है और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 133 को क्रॉस कर रहा है। तो लग रहा है कि शायद ये स्टॉक अच्छे ऊपर में 175 180 तक का पोजिशनल लेवल पे टारगेट दिखा सकता है, और इमीडिएट बेसिस आप 150 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपको 125 का। और एंटायर फार्मा एंड मेटल स्पेस मुझे लगता है जनवरी मंथ की थीम रहने वाली है। फार्मा एंड मेटल जनवरी की थीम रहने वाली है, ठीक है। लेकिन इस बीच L&T जो लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लार्ज कैप में क्या L&T को इस वक्त इन लेवल्स पर ऐड करना चाहिए? ये तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस में, इसमें सारे बिजनेस आते हैं, कई सारे स्पेसेस जो चल रहे हैं उस बिजनेस में है भी। क्या आप कपिल L&T को इन लेवल्स पर ऐड करने की सलाह देंगे? कपिल?
अक्षय है हमारे साथ। अक्षय जी, लार्सन एंड टुब्रो बिल्कुल आप करंट लेवल पे ऐड करके चलिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है। डेरिवेटिव्स में जनवरी में पोजीशनिंग अच्छी होती हुई दिख रही है। 3350 का एक बेस बना है और स्टॉक वापस जो रिसेंट स्विंग आए है वो पार करने की कोशिश में है। तो आप टारगेट बनाइए 3575 ट्रेडिंग के नजरिए से। 3400 का सपोर्ट है, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा और 3575 का टारगेट बना के चले। बजाज फाइनेंस अब आज 1% तेजी के साथ है, क्या ये चलना शुरू हो गया है? कल तक तो इस पे एक शॉर्ट कॉल थी संतोष। यस, बजाज में हमने वीकनेस देखने को मिली, लेकिन ये अभी 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, तो इस लेवल पे शॉर्टिंग तो नहीं बनती है। अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज को होल्ड कर जाता है जो 7310 के आसपास है, मुझे लगता है यहाँ से शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। तो कोई कॉन्ट्रा बेट लेना चाहे तो मेरे हिसाब से 7300 का स्टॉप लॉस लगे रख के बाइंग कर सकता है। यहाँ से बाउंस बैक आता है तो आपको 7700 तक के टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं। एक दो शेयर और चेक करते हैं। लॉरस लैब भी है जिसके अंदर आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। इसका ना आप फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना लॉरस लैब की, उसमें आपको बिल्डअप भी अच्छा दिखेगा और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। 7% का OI होगा और प्राइस एक्शन है 3-1% का। डेज हाई पे इससे में आकर ट्रेड कर रहा है। एक बार चेक करेंगे संतोष जी आप इसको, लॉरस लैब को। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों ठीक है और एक्सपायरी के पास है। यस टिम्पी, सारे लैब, लॉरस लैब, डेविस लैब, ये जो एपीआई वाले स्टॉक्स है परफॉर्म कर रहे हैं, और ये स्टॉक परफॉर्म नहीं किए थे। फार्मा दूसरे स्टॉक्स 52 वीक हाई पर है, बट डेविस और लॉरस लैब जैसे स्टॉक काफी पिटे हुए हैं अब, लेकिन ये मोमेंटम पकड़ रहे हैं। लॉरस लैब जैसे ही 420 का लेवल क्रॉस करेगा, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस जरूर है, बट जैसे ही क्रॉस करेगा इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो एज ए इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना चाहे तो 420 के टारगेट के लिए कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर है तो अभी खरीद के 420 के ऊपर और पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर 420 क्रॉस करेगा तो इसमें 480 रुपए तक की तेजी देखने को मिलेगी। नीचे अब 400 रुपए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। डन। खैर इस समय मार्केट करीब 80 पॉइंट ऊपर निफ्टी आके खड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है कि 47,800 को मेंटेन रखे। आज जो चर्निंग होगी ना वो बैंक निफ्टी में होगी। निफ्टी तो कूल है, प्लेस अपनी जगह पे फिट है वो। उसकी बड़ी वजह मैं आपको दिखाता हूँ। रिलायंस, उसकी बड़ी वजह L&T, जो बड़े शेयर्स मैंने आपको सुबह सुबह गिनवाए थे, आप उनमें से रिलायंस और L&T का इंट्राडे चार्ट दिखा दो आप, तो आपको काफ़ी हद तक पता लग जाएगा। रिलायंस डेज हाई पे खड़ा हो गया, L&T ने भी हैप्पी हेल्प किया। अभी प्रियंका इसके बारे में बात भी कर रही थी आपको। और कुछ एक और शेयर्स में अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स भी हैं और कोटक महिंद्रा बैंक। आज आपको ध्यान है, एक हमने बैंक आपके साथ शेयर किया था मॉर्निंग में। हमने कहा था कि हमको HDFC भी ठीक लगता है, लेकिन मैं HDFC के साथ मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं तो सेकेंड लेग वाला शेयर लूँगा। कोटक महिंद्रा बैंक डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे का आपको बढ़िया बेनिफिट इसके अंदर मिला। हालांकि आयुष ने दिया था आपको HDFC बैंक, आप इसको थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिएगा HDFC को, बट कोटक बिल्कुल तैयार था और हमने सुबह आपको चार्ट के जरिए वो बात बताई भी थी। खैर एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस का सौदा आपके सामने रखते हैं। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य नमस्कार, जरा आप बताएंगे आपने कौन सा ऑप्शन चुना आज? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए मैंने लॉरस लैब चुना है फार्मा स्पेस से। स्टॉक में बहुत दिन बाद अच्छी मूवमेंट आ रही है, तो इसमें 400 का कॉल बाय करेंगे 15 पे और 440 का कॉल सेल करेंगे 1.5 में। मैक्सिमम लॉस है इसमें 22,950 और मैक्सिमम प्रॉफिट है 45,050 रुपीज। तो बुलिश ट्रेड है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट आपके जुड़ने से पहले लॉरस लैब हम डिस्कस कर रहे थे, संतोष जी ने भी रिकमेंडेशन दी। संतोष सर, सभी एक ही तरह का टर्मिनल, एक ही तरह का डाटा देख रहे होते हैं क्या? आप भी, मैं भी और आदित्य ने भी देखिए वही उठा के ट्रेड दे दिया सीधा के सीधा। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने थोड़ा हेज करवा के दिया है। 400 के स्ट्राइक दे रहे हैं और साथ ही 440 तक जाएगा, वहाँ की कॉल बिकवा भी दे रहे हैं, तो डिफरेंस आपको मिल जाएगा। 15 और 1.5 रुपये का बड़ा डिफरेंस है, 13.5 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। तो 45,000 तक का प्रॉफिट है, 22,000 तक का लॉस भी कैलकुलेट होगा। इसलिए लॉरस लैब की इस ऑप्शंस में थोड़ा संभल कर आप काम कीजिएगा। वैसे ये अच्छा ट्रेड है, आप इसको ज़रूर नोटिस कीजिएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। कुछ एक और सौदे पता करें। एक शेयर मेरी लिस्ट में भी और भी था, मैं सोच रहा था अभी पता कर लेता हूँ। सर PEL पिरामिल एंटरप्राइजेस को अगली सीरीज़ में रोल ओवर कर जाए। अक्षय जरा आप चेक करेंगे, पिरामिल एंटरप्राइजेस को अगली सीरीज़ के लिए रोल ओवर करना चाहते हैं।
आज का डाटा काफी स्ट्रांग बन रहा है। पिरामल एंटरप्राइजेस जैसे आज हमने शो पे डिस्कस करा था, तो 880 का एक पॉइंट था, 900 जो एक रेजिस्टेंस था, तो ओपनिंग में ट्रेड में ओवरकम करा है, 900 के ऊपर सस्टेन करा है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ओपनिंग ट्रेड में। शॉर्ट अनवाइंडिंग का दौर स्टार्ट हो चुका है इसमें, तो आप बिल्कुल रोल ओवर करके चलिए। सपोर्ट बेस अभी बनेगा इसका 880 का, और ऊपर में आपके टारगेट एरिया बनेंगे 980 का। ठीक है, तो ये पिरामिल एंटरप्राइज पर रिकमेंडेशन है। आदित्य बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमको ट्रेड जो बताया लॉरस लैब वाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब 10 तो बजी